गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ई टाइम टेकलाइट वेब सॉफ्टवेयर के बारे में किस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन होता है, एसक्यूएल कैसे इंस्टॉल किया जाता है, आईएस कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वेब सॉफ्टवेयर के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो सबसे पहले हमको एसक्यूएल सर्वर चाहिए, है ना। एसक्यूएल सर्वर आप 2005 या उसके अब जो भी सुटेबल हो आप वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वन बाय वन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। इन बिटवीन इंस्टॉलेशन इन बिटवीन अगर कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो हम लास्ट में एंड ऑफ द सेशन में वो क्लियर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एसक्यूएल इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप एसक्यूएल कोई भी इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। तो जब यहाँ पर मैंने एसक्यूएल सर्वर 2008 R2 डाउनलोड किया है ना। तो यहाँ पर ये दो फाइल है, दोनों फाइल को वन बाय वन हमको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले मैंने एक्सप्रेस एडिशन है, इसको राइट क्लिक किया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। तो ये प्रोसेस थोड़ा लेगा कि फाइल एक्सट्रैक्ट करेगा। फाइल एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट विजार्ड्स भी ओपन होंगे। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा किस टाइप से कौन कौन से ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और इसके लिए आप जब भी सॉफ्टवेयर वेब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। जैसे आप नंबर ऑफ डिवाइसेस यूजर्स आपके ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हम लोग यही रिकमेंड करेंगे कि एप्लीकेशन आपका सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्फ़िगर हो। तो उससे क्या है कि आपको लोड बैलेंसिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपके यूजर्स और डिवाइसेस कम है तो आप नॉर्मल पीसी में भी कर सकते हैं। तो अभी हम विंडो 10 में कर रहे हैं, तो विंडो 10 का इंस्टॉलेशन किस टाइप से होता है वो चीज़ें वन बाय वन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एसक्यूएल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एसक्यूएल फाइल। यहाँ दोनों फाइल को हम वन बाय वन इंस्टॉल करेंगे ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप किस टाइप से होगा वो मैं आप डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे मैंने एसक्यूएल फाइल को इंस्टॉलेशन के लिए लगाया है। तो ये फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर वन बाय वन अलग अलग विजार्ड्स, मतलब एसक्यूएल के कौन कौन से ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है वो ओपन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ये फर्स्ट फर्स्ट विंडो इस टाइप से आपका ओपन होगा। तो यहाँ पर हमको न्यू इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। न्यू इंस्टॉलेशन में क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है। तो नेक्स्ट जो विजार्ड ओपन होगा उसमें क्या परफॉर्मेंस किया जाएगा वो आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये लाइसेंस टर्म है, यहाँ पर आपको जस्ट एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये फाइल सपोर्टिंग फाइल चेक करेगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट विंडो ओपन होगा, है। तो नेक्स्ट विंडो में क्या क्या ऑप्शन हमको परफॉर्म करना है वो वन बाय वन हमें यहाँ पर देखेंगे। थोड़ा सा ये टाइम लेता है क्योंकि एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या फाइल्स हैं रिक्वायर्ड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो सारी चीजें यहाँ पर रन होंगी। उसके बाद ही आपका एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगर होगा। तो थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा रिफ्रेश भी कर सकते हैं ताकि वो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए।
अगर एसक्यूएल सर्वर ऑलरेडी आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है तो उसको आप अनइंस्टॉल कर देंगे पहले। अनइंस्टॉल अनइंस्टॉल करने के बाद ही आप एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करेंगे फ्रेशली। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ये नेक्स्ट विजार्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर आप जस्ट ये सारे ऑप्शंस आप चेक रहेंगे, चाहे तो आप क्लाइंट एसक्यूएल क्लाइंट को अनचेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए और ये आपका फिजिकल जो भी शेयर्ड डायरेक्टरी स्टोर होता है एसक्यूएल का वो रहेगा। और यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट थिंग है डिफॉल्ट इंस्टेंस और नेम इंस्टेंस। जनरली हम लोग डिफॉल्ट इंस्टेंस सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको नेम इंस्टेंस डिफरेंट रखना है तो आप यहाँ पर जो भी नेम आपको टाइप करना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या फिर डिफॉल्ट रखना है तो आप डिफॉल्ट रख सकते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट विजार्ड दिखेगा डिस्क स्पेस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, उसके बाद फिर ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक, सेकंड वाला डिसेबल रहता है, तो इसको हमको इनेबल करना है। तो जस्ट आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है यूज सेम अकाउंट फॉर ऑल एसक्यूएल सर्विसेज, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर अकाउंट नेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंटी अथॉरिटी इन सिस्टम, है ना, और ओके पे क्लिक कीजिए। देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट विजार्ड ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो भी लॉगिन है सर्वर का, जो जिस पीसी में आपने लॉगिन किया है तो जो लॉगिन है आपका वो नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आता है ठीक है तो आप यहाँ से ऐड करंट यूजर को ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बटन और कुछ यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए तो ये आपका इंस्टॉलेशन यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगा एसक्यूएल सर्वर का। ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा, ये 2 to 3 मिनट्स लगेगा इंस्टॉलेशन में। टाइमिंग हम क्या करते हैं आईएएस कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। तो आईएएस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, इसको मैं अभी मिनिमाइज कर देता हूँ तो हम साथ में आईएएस भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं जाऊंगा कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे यहाँ अनइंस्टॉल प्रोग्राम में, ताकि हमारा टाइम भी वहां पर एसक्यूएल में भी टाइम हमारा लगेगा और आईएएस भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा, इसलिए हम एट ए टाइम में ये प्रोसेस कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, जस्ट क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये विंडो ओपन होगा। इस विंडो में आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले डॉट नेट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको डॉट नेट चाहिए, है ना, तो ये दोनों इनेबल होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर डिफॉल्ट डॉट नेट 4.8 ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है यहाँ पर, तो हमको इसको कुछ नहीं करना। इसके बाद फिर हम आएंगे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। यहाँ पर दो चीज है, वेब मैनेजमेंट टूल, ठीक है, इसको एक्सपेंड कीजिए। यहाँ पर IS6 के फीचर्स हैं, इनको आपको सिलेक्ट करना है ना। तो यहाँ पर IS6 के पूरे फीचर्स आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड ऑप्शन है आपका वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन डेवलपमेंट फीचर, है ना। तो हमको ये पूरे ऑप्शन जितने भी हैं यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये देखिए ASP.NET है ना, CGI, ये सारे ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग है वेब मैनेजमेंट टूल, जिसके अंदर आपको पूरे ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये वेब मैनेजमेंट टूल है। दूसरा है वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस, जिसमें ये पूरे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ये वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस हो गया, है ना। और .NET ये आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ फर्स्ट में जो मैंने बताया था, ये तीन ही मैंडेटरी है आईएएस में, तो वो चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है और जस्ट ओके पे क्लिक कीजिए। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा।
इंस्टॉलेशन आपका एस कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, हम देख लेते हैं हमारा एसक्यूएल सर्वर। देखिए एसक्यूएल का फर्स्ट फाइल हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है, तो यहाँ पर हम एसक्यूएल को क्लोज कर देते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड फाइल में, हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। हम चलते हैं एसक्यूएल की सेकंड फाइल को, इसको सिलेक्ट कीजिए, सेकंड फाइल, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हमको परफॉर्म करना है जैसे हमने फर्स्ट वाला एसक्यूएल सर्वर में किया था, और साथ में हमारा आईएसबी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट है ना। तो यहाँ पर एट ए टाइम में हम दोनों ऑप्शन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। आईएसबी हम वन कॉन्फ़िगरेशन में लगा दिया और एसक्यूएल भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम फिर लगेगा एसक्यूएल सेकंड फाइल एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ये फाइल को भी एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने के बाद फिर इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए हमारा आईएस कॉन्फ़िगर हो चुका है। इसको जस्ट क्लोज कर दीजिए, कंट्रोल पैनल को भी क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सेकंड फाइल एसक्यूएल कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये सेकंड फाइल हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जस्ट न्यू इंस्टॉलेशन पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करिए, जैसे यहाँ पर शो कर रहा है प्लीज वेट व्हाइल एसक्यूएल सर्वर टू सेटअप प्रोसेस ना। ये सेकंड विंडो ओपन होगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद जैसे नेक्स्ट विजार्ट ओपन होगा, वहां से हमको ऑप्शंस क्या क्या सिलेक्ट करना है वो सारी चीजें यहाँ पर वन बाय वन मैं बताऊंगा। यहाँ पर ये अभी सेटअप सपोर्टेड फाइल चेक कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर हमको वेट करना पड़ेगा क्योंकि एसक्यूएल में थोड़ा सा टाइम लेता है कॉन्फ़िगरेशन में। आपका पीसी जितना फास्ट परफॉर्मेंस करेगा उतना फास्ट आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, है ना। यहाँ पर भी लाइसेंस टर्म को एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए और थोड़ा सा वेट करिए। ठीक, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो ये सेकंड फाइल का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है हमारा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसको आप थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस पे हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम देख लेते हैं हमारा आईएएस कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं। तो सिंपल मैं यहाँ पर टाइप करूंगा आईएएस, ठीक है, आईएएस इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या फिर आप रन में जा सकते हैं। रन पे जाके आपको टाइप करना है आईनेट एमजीआर। ठीक है, ऐसे भी करेंगे तो भी आपका आईएएस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आईएएस यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो चुका है, ये देखिए आईएएस कॉन्फ़िगर हो चुका है। ठीक है, और एसक्यूएल हमारा कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। टाइमिंग हम क्या करते हैं, ई टाइम टेकलाइट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम जाते हैं eTimeTechLite.com में, यहाँ पर जाएंगे वेबसाइट में, यहाँ पर गेट लाइसेंस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होगा। इस विंडो में देखिए आपका मेल आईडी पासवर्ड आप, है ना, यहाँ पर टाइप करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और ये लॉगिन गाइडलाइंस है, किस टाइप से आप कर सकते हो। तो ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, है ना। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, जैसे कंपनी नेम, फोन, है ना, योर सिटी, ईमेल, पासवर्ड, है ना। ये करने के बाद फिर आप यहाँ पर लॉगिन करिए। तो अभी मैंने यहाँ पर बना लिया लॉगिन, तो मैं उससे लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, ये लॉगिन हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड सॉफ्टवेयर, डाउनलोड सॉफ्टवेयर पे जाइए। डाउनलोड सॉफ्टवेयर में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे सॉफ्टवेयर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमको जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करना है, तो हमको वेब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करना है। तो वेब सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किया और डाउनलोड पे किया, तो हमारा वेब सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट होगा वेब सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो वेब सॉफ्टवेयर का डाउनलोडिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा वेब सॉफ्टवेयर डाउनलोड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आप मैनुअल्स भी, ई टाइम तक वेब का मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर मैनुअल वगैरह चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वेब सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है, ये है मेरा वेब सॉफ्टवेयर। मैं एसक्यूएल चेक कर लेता हूँ एक बार। ये देखिए सेकंड फाइल भी मेरा कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने दो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, आईएस भी कॉन्फ़िगर कर लिया और एसक्यूएल भी कॉन्फ़िगर कर लिया। तो अब मैं एसक्यूएल सर्वर ओपन करूंगा, है ना। तो सिंपल मैं टाइप करूंगा एसक्यूएल, या फिर आप टाइप कर सकते हैं एसएसएमएस, है ना। तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, यहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप ऑल प्रोग्राम्स में भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपके एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड हुए हैं ना। तो यहाँ पर दो चीज आप देखेंगे, एक है एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ठीक है, और दूसरा स्टूडियो मैनेजमेंट। ये दो ही अपने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो सबसे पहले जाएंगे हम एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में, जस्ट यस पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सर्विसेज रहेंगे आपके लेफ्ट साइड में, पूरी सर्विसेज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्विसेज आपकी इनेबल है
है ना। कभी कभी ये डिसेबल होती है तो आपको ये इनको इनेबल करना है, वाया को छोड़ के बाकी सब इनेबल होना चाहिए। सेकंड में भी देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर डिसेबल है तो इनको आप इनेबल कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं एनी चेंजेस मेड बी सेव्ड however they will not take effect until the service is stopped and restarted। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमको इसको इनेबल करने के बाद एक बार सर्विस को रीस्टार्ट करना है। तो मैं सभी को एक बार इनेबल कर लेता हूँ यहाँ पर, ये तीनों को। ठीक है, इनेबल हो गए, ये डिसेबल ही रहेगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसमें भी देख लेते हैं, सर्विसेज यहाँ इनेबल है। अब हमारी ये सर्विसेज है, तो जैसे बताया उसमें सर्विस में आपको एक बार रीस्टार्ट करना है, तो जस्ट सिंपल राइट क्लिक कीजिए, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट कीजिए, तो ये सर्विस ऑटोमेटिकली यहाँ से रीस्टार्ट हो जाएगा। सेकंड वाली सर्विस उसको भी रीस्टार्ट कर दीजिए, तो सेकंड वाली सर्विस भी आपका यहाँ से रीस्टार्ट होगा। ये सर्विस आपका स्टार्ट हो रहा है, तो हमको ये दोनों ही सर्विस बस करना है, एजेंट की हमको जरूरत नहीं है। ये सर्विस हमारा रीस्टार्ट हो गया, क्लोज कर दीजिए इसको। इसके बाद फिर आप जाइए, सिंपल एसक्यूएल ओपन करिए, है ना, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये देखिए मेरा यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर ये मेरा सर्वर नेम आ गया। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ये मेरा एसक्यूएल यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। ये डेटाबेस है यहाँ से, है ना, तो एसक्यूएल कनेक्ट हो गया। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस अटैच करना है ना। तो डेटाबेस कहाँ पर मिलेगा, तो ये मेरा एप्लीकेशन है, तो जिप फाइल इसको आप जहाँ पर भी रखना है वहां पर रख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, है ना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर में पूरी फाइल्स यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ 1 बाय 1 स्टेप करना, हमारा आईएस कॉन्फ़िगर हो चुका है, एसक्यूएल इंस्टॉल हो चुका है। अब हम सबसे पहले हम डेटाबेस अटैच कर लेते हैं एसक्यूएल सर्वर में और लॉगिन क्रिएट कर लेते हैं ना। तो उसके लिए हमको डेटाबेस चाहिए, तो डेटाबेस और जो एप्लीकेशन है वो आप किसी फोल्डर में या किसी ड्राइव में, सेव ड्राइव में रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर, है ना, आपको काम आ सके वो। तो ये मेरा फोल्डर है, इसको जस्ट सिंपल राइट क्लिक, क्योंकि हमको ये परमिशन देना, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में गया, सिक्योरिटी टैब में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एडिट बटन में, एडिट बटन पे क्लिक कीजिए, ये एक और विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप परमिशन सेट कर सकते हैं, यहाँ पर यूजर्स को परमिशन दे सकते हैं, या फिर आपको एवरीवन को देना है तो ऐड बटन पे क्लिक कीजिए, एवरीवन यहाँ पर टाइप कीजिए, एवरीवन ओके कीजिए, इसको भी परमिशन दे दीजिए। जनरल नॉर्मल आपका वर्क ग्रुप वाला पीछे है तो आप एवरीवन को परमिशन दे दो, बेस्ट है। अगर आप डोमेन वगैरह में है तो जिस यूजर से आप लॉगिन किए पीछे में, जिस यूजर से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उस यूजर को सिलेक्ट करके आप परमिशन दे सकते हो। जस्ट अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, ओके कीजिए, है ना। तो ये फोल्डर को मैंने सबसे पहले परमिशन दे दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फोल्डर के अंदर ये डीबी फाइल है, ये एसक्यूएल का या ओरेकल का है। तो हमको अभी एसक्यूएल में करना है, तो एसक्यूएल का फाइल अटैच करना है। तो आप देख रहे हैं एसक्यूएल में यहाँ पर एक डेटा फाइल, एक लॉग फाइल होती है, ठीक है। तो और ये मेरा एप्लीकेशन है, ये मेरा एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस अटैच कर लेते हैं। तो मेरा डेटाबेस यहाँ पर रखा है, तो मैं गया एसक्यूएल सर्वर में, डेटाबेस के ऊपर सिंपल सा राइट क्लिक करना है, अटैच, और यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद आप अपना फाइल चेक कर सकते हैं कहाँ पर फाइल रखा है। तो मैंने रखा है ये सी ड्राइव के अंदर, ई टाइम टेक्लाइट वेब, इसके अंदर डीबी फाइल्स, डीबी फाइल्स के अंदर एसक्यूएल सर्वर, इसको ये फाइल को हमको सेलेक्ट करना है और ओके करना है। जब आप अटैच करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं अटैच है। अगर ये डिफॉल्ट नेम क्या लेगा, ई टाइम टेक्लाइट 1। अगर आपको नेम वगैरह चेंज करना है तब यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, जो भी नेम आपको देना है ना, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अभी जनरली मैं सेम ही रख रहा हूँ, तो ओके पे क्लिक किया, जस्ट ओके पे क्लिक करना है आपको। तो ये देख रहे हैं यहाँ मेरा डेटाबेस अटैच हो चुका है। ये देखिए ये मेरा डेटाबेस की टेबल्स है, ठीक है। तो ये डेटाबेस अटैच कर लिया। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है अपना लॉगिन्स। इस डेटाबेस के लिए लॉगिन क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पर, दो पैरामीटर, एक डेटाबेस होता है, दूसरा सिक्योरिटी। तो डेटाबेस में हमने डेटाबेस अटैच कर दिया, सिक्योरिटी में जाएंगे, लॉगिन्स में जाएंगे, यहाँ से हमको एक न्यू लॉगिन क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, हम लॉगिन्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू लॉगिन्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो भी लॉगिन नेम देना है आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने जनरली ESSL दिया है। देन एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करना है, और जो भी पासवर्ड आपको देना है आप यहाँ पर पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसको अनचेक करिए, और लास्ट में यहाँ पर देख रहे होंगे अपना डेटाबेस को सिलेक्ट करिए। तो ये फर्स्ट विजार्ट है जिसमें जनरल टैब के अंदर मैंने नेम दिया, पासवर्ड दिया, कंफर्म पासवर्ड दिया, इनफोर्स पासवर्ड पॉलिसी को अनचेक किया। ये हमेशा याद रखिए, इसको अनचेक इसलिए करना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर जो भी आपके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग सेकंड टाइम वो पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, तो बेटर है कि हम इसको अनचेक कर दें। उसके बाद यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करें। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्वर रोल, यहाँ पर आपको सभी को सिलेक्ट करना है, जितने भी रोल्स है उस यूजर के लिए। तो मैंने सभी को सिलेक्ट कर दिया। थर्ड ऑप्शन है हमारा डेटाबेस यूजर मैपिंग के अंदर,
ये हमारा डेटाबेस, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर ये चेकबॉक्स हमको टिक करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, ये दो आप सेलेक्ट मत करिए, डीबी डिनाई डेटा रीडर, डीबी डिनाई डेटा राइटर, ये दोनों को अनसेलेक्ट रखना है और बाकी सभी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये तीन ही स्टेप में यहाँ पर परफॉर्म करना है। जनरल में एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, जनरल में नेम दिया, जो भी लॉगिन नेम बनाना है, उसका पासवर्ड दिया, अनचेक किया और डेटाबेस यहाँ से सिलेक्ट किया। सेकंड है सर्वर रोल्स, यहाँ पर पूरे को सिलेक्ट करना है। थर्ड है डेटाबेस, यहाँ पर कौन सा आपको डेटाबेस के लिए लॉगिन बनाना है तो उस डेटाबेस को सिलेक्ट करिए। अगर आपके दो तीन डेटाबेस है तो आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसको प्रिविलेज दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने ईटम टैग सिलेक्ट किया और सभी को यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये दोनों को छोड़ के, डिनाई डेटा रीडर राइटर, ये दोनों को छोड़ना है, हमको इनको सिलेक्ट नहीं करना है। जस्ट ओके पे क्लिक किया। ये करने के बाद हमारा लॉगिन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, आप देखेंगे ESSL। ये लॉगिन बनने के बाद हमको करना क्या है, इस लॉगिन से हमको लॉगिन करना है एसक्यूएल सर्वर में, है ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर मोड चेंज करेंगे। तो उसके लिए राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे सिक्योरिटी का ऑप्शन है और यहाँ पर डिफॉल्ट होता है विंडोज ऑथेंटिकेशन। तो हमको सिलेक्ट करना है ये एसक्यूएल सर्वर एंड विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड, ताकि हम अपने लॉगिन से भी लॉगिन कर सकें, विंडोज से भी लॉगिन कर सकें। यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दीजिए, नहीं भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, जस्ट ओके पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर बोल रहा है सम ऑफ योर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस विल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल एसक्यूएल सर्वर इज रिस्टार्टेड। ओके पे क्लिक कीजिए। सिंपल ये बोल रहा है हमको एक बार एसक्यूएल सर्वर को रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, रीस्टार्ट, यस करेंगे, यस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा एसक्यूएल सर्वर यहाँ पर रीस्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं एक बार अपने लॉगिन से लॉगिन करके चेक करता हूँ, है ना। जस्ट यहाँ से डिस्कनेक्ट किया और यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन दिया और जो मैंने लॉगिन बनाया है वो लॉगिन नेम दिया, जो पासवर्ड दिया था उसका पासवर्ड दिया, रिमेम्बर कर सकते हैं कनेक्ट पे। ये देखिए मेरा लॉगिन से वो कनेक्ट हो चुका है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन भी क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और हम डेटाबेस को अटैच भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे ये डेटाबेस अटैच हो चुका है। ठीक है, अभी हम इससे कर रहे हैं, यहाँ पर डेटाबेस अटैच हो चुका है ये और लॉगिन भी हमारा क्रिएट हो चुका है ये। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट थिंग है, हमारा एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, डेटाबेस अटैच हो गया, लॉगिन क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट चीज हम अपना एप्लीकेशन होस्ट करेंगे, है ना। तो एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए फिर से हम वहीं जाते हैं अपने एप्लीकेशन विंडो में। तो ये मेरा एप्लीकेशन रखा है, ठीक है, ये मेरा एप्लीकेशन है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से इस पाथ को कॉपी कर सकते हो, यहाँ से आप कॉपी कर लो इस पाथ को, राइट क्लिक कॉपी, ठीक है। या फिर आप अपने आईएस में जाइए। अब आईएस में देखिए, आईएस ये आपका विंडो है, ये कनेक्शंस पैनल है, ठीक है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन पैनल है, एक्शन। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम जाएंगे साइट्स में, ठीक है। तो यहाँ से अलग से साइट्स हम बना सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए, ऐड वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर ऐड वेबसाइट में आप कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया ESSL, ठीक है। और यहाँ से यह तो जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। या फिर आप मैनुअली यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से जाइए, आपका पाथ कहाँ पर है, तो मैंने सी ड्राइव में रखा है, ईटम टेकलेट वेब में है, ईटम टेकलेट वेब के अंदर मेरा iCloud है। तो हमको ये रूट फोल्डर यहाँ सेलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अपना पोर्ट नंबर। तो जो भी पोर्ट आपको यूज करना है वो पोर्ट आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ 99, ठीक है, ओके कर दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा एप्लीकेशन वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब वेबसाइट क्रिएट होने के बाद मुझे एप्लीकेशन बनाना मैंडेटरी है, तो एप्लीकेशन का भी सेम पाथ दे सकते हो। तो एप्लीकेशन सिंपल सा है, इस वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, ऐड एप्लीकेशन, और यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम हमेशा iCloud रखना है, ठीक है। iCloud यहाँ पर नेम देना है। उसके बाद सेम पाथ आपको वहीं से सिलेक्ट करना है जो वहाँ पर आपने मेन वेबसाइट का सिलेक्ट किया था। तो सेम पाथ में मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरा iCloud रूट, जो भी मेरा iCloud का रूट फोल्डर वहां तक, ओके पे क्लिक किया, ओके कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा वेबसाइट बन गया और iCloud, है ना। तो यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन पूल है ESSL। यहाँ से आप एप्लीकेशन पूल यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमको 4.0 या उसके अबव चाहिए। तो यहाँ से आप चेंज कर दो एप्लीकेशन पूल, ठीक है। इसका भी चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन पूल यहाँ से। ये अगर आपके मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, ठीक है, तो आप अलग अलग एप्लीकेशन पूल भी बना सकते हैं। यहाँ से आप राइट क्लिक करके ऐड एप्लीकेशन पूल, और उस एप्लीकेशन पूल को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैंने ये ले लिया डिफॉल्ट वाला, तो ये मेरा वेबसाइट है। अब मेन हमारे सर्वर पे आते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये मेरा सर्वर का नेम है, और आप कॉन्फ़िगरेशन पैनल में देखेंगे
IS API CJ रिस्ट्रिक्शन, इसको जस्ट डबल क्लिक कीजिए। समटाइम क्या होता है जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं IS, तो यहाँ पर 4.0 ये दोनों डिनाई रहता है, इस टाइप से रहता है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, है ना। तो इसको हमको करना क्या है, राइट क्लिक करना है, अलाउड करना है, राइट क्लिक करना है, अलाउ करना है, क्योंकि हम .NET 4.0 के फीचर्स को यूज करना है। ठीक है, तो ये मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो चुका है। IIS में हमारा इतना काम रहता है, वेबसाइट बनाना, उसके अंदर एप्लीकेशन बनाना, है ना। और यहाँ से आप पोर्ट नंबर भी चेंज कर सकते हो, आपको बाद में अगर चेंज करना तो राइट साइड एक्शन पैनल में बाइंडिंग है, तो यहाँ से आप पोर्ट नंबर एडिट करके जो भी पोर्ट नंबर रखना है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, बेसिक सेटिंग है, इसमें आप अपना फिजिकल पाथ जो एप्लीकेशन का है वो चेंज कर सकते हो अगर डिफरेंट पाथ में रखना है ना। तो ये दो चीज है यहाँ पर, और ये ब्राउज करने के लिए है। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से ब्राउज कर सकते हो, या फिर आप सिंपल ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पर आप टाइप करेंगे लोकल होस्ट कोलन 99/iCloud। ठीक है, आप ऐसे भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप लोकल होस्ट की जगह आपके कंप्यूटर का जो भी आईपी है वो भी आप टाइप कर सकते हो, जो भी मेरे कंप्यूटर का आईपी। तो एक बार मैं देख लेता हूँ मेरे कंप्यूटर का आईपी, तो सिंपल सा यहाँ पर इथरनेट में जाके अडेप्टर सेटिंग में जाके यहाँ से मैं आईपी चेक कर सकता हूँ। तो 1.58 मेरा पीसी का आईपी है, तो मैं कंप्यूटर आईपी से भी इसको यूज कर सकता हूँ। ये दे दिया मैंने IP 58:99/iCloud। ठीक है, तो ये मेरा एप्लीकेशन ओपन हो गया ना। अब इसके बाद फिर हमको डेटाबेस सेटिंग करना है ना। तो ये मेरा एप्लीकेशन हो गया। तो डेटाबेस सेटिंग करने के दो प्रोसेस हैं, आप डायरेक्टली आप यहीं पर टाइप कर सकते हो admin/db settings.aspx। ठीक है, ये आप टाइप कर सकते हो यहाँ से, या फिर आपका जहां पर भी एप्लीकेशन रखा है, जैसे ये मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर रखा है इस पाथ में। ठीक है, तो इस यहाँ फिजिकल पाथ में आप देखोगे डेटाबेस सेटिंग्स है, इसको जस्ट डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर भी आप सेटिंग कर सकते हो। तो सेटिंग में क्या क्या चाहिए, हमको डेटाबेस सर्वर का नेम चाहिए, तो सर्वर का नेम कहाँ से मिलेगा, एसक्यूएल सर्वर में। तो ये मेरे सर्वर का नेम है, आप मैनुअली टाइप कर लो, या फिर इसको सिंपल सा एक बार लॉग ऑफ करके कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद फिर डेटाबेस का नाम, ठीक है, तो डेटाबेस का नाम यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने। ठीक, यहाँ पर मैं सर्वर का नाम पेस्ट कर दिया, डेटाबेस का नाम ये है मेरा, और एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन में मैंने जो लॉगिन मैंने बनाया है वो लॉगिन नेम पासवर्ड दे दिया और टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक किया। तो आप देख रहे हैं कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। ओके, ठीक है, आप यहाँ पर सेव कर सकते हो, या फिर आपको ब्राउजर से करना है तो ब्राउजर से वही चीज कर सकते हो। ये हो गया मेरे सर्वर का नाम, एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड, टेस्ट कनेक्शन। ये देखिए यहाँ से भी आपका हो जाएगा। फिर से एक बार पासवर्ड डालिए और सेव कर दीजिए। ओके, ठीक है, तो ये मेरा एप्लीकेशन में डेटाबेस कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर सिंपल लॉगिन कर सकता हूँ। तो लॉगिन नेम पासवर्ड ESSL यूजर नेम ESSL पासवर्ड है। ठीक है, ये मेरा लॉगिन हो गया। तो फर्स्ट विंडो आपका ये देखेंगे, एवोल्यूशन पीरियड 7 डेज के लिए रहेगा। ठीक है, आपको अगर लाइसेंस की अपडेट करना है तो आप यहाँ से जाएंगे अबाउट अस में, ये एक्टिवेशन कोड है। ठीक है, एक्टिवेशन कोड आप लेके, है ना, उसके अगेंस्ट में लाइसेंस की जनरेट करके यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा है, लाइसेंस की आप जनरेट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्टिवेशन कोड ले लिया और हमारा जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में गए, गेट लाइसेंस। ठीक है, यहाँ पे आप कंपनी का नाम फिल करके, है ना, यहाँ वेब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक्टिवेशन कोड फिल करिए, सबमिट करिए। ठीक है, एक्सेप्ट करिए, इशू लाइसेंस पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे वो आपका जो भी मेल से कॉन्फ़िगर होगा उस मेल में आ जाएगा, या फिर आप यहीं से भी देख सकते हैं, व्यू लाइसेंस इशू में भी जाके देख सकते हैं, ये आपका लाइसेंस की। इसको जनरली कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए, ये लाइसेंस की अपडेट हो गया। ठीक है, एक बार लॉग ऑफ कर लीजिए, लॉग इन कर लीजिए, ये लाइसेंस की मेरा अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला जो विंडो होता है हमारा डैशबोर्ड का होता है एप्लीकेशन में। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमारा एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया, IIS कॉन्फ़िगर हो गया ना, IIS भी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया सक्सेसफुली, है ना। एसक्यूएल सर्वर भी कॉन्फ़िगर हो चुका है हमारा, एसक्यूएल सर्वर भी कॉन्फ़िगर हो गया यहाँ पर। सॉरी, तो यहाँ पर आप देखेंगे डैशबोर्ड में आपको क्या दिखाएगा, रजिस्टर्ड एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय, ऑनलाइन डिवाइस, ऑफलाइन डिवाइसेस। जनरली जैसे आप लॉगिन करोगे तो डैशबोर्ड में आपको पता चल जाएगा, और यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हो। जैसे आपके बहुत सारे डिवाइस होंगे तो ऑफलाइन कितने डिवाइस है तो यहाँ से आप देख सकते हो, ऑनलाइन कितने डिवाइस है तो यहाँ से आप देख सकते हो, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, और रजिस्टर्ड एम्प्लॉय कितने हैं, प्रेजेंट है,
ना, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिवाइस, है ना। तो डिवाइस से रिलेटेड हम डिवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे डिवाइस लिस्ट में। तो डिवाइस लिस्ट में हमको कैसे डिवाइस को ऐड करना है ना, कैसे डिवाइस ऐड होगा, है ना, वो सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर ऐड बटन पे जाना है और यहाँ पर डिवाइस का नेम, जो भी नेम आपको डिफाइन करना है डिवाइस का नेम दे दीजिए, ठीक है। और सीरियल नंबर मैंडेटरी है, जो भी सीरियल नंबर आपको डिफाइन करना है डिवाइस का एग्जैक्ट सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा, वो आपको डिवाइस के बैक साइड में मिलेगा या डिवाइस में सिस्टम इन्फो लास्ट ऑप्शन होगा, मेन्यू बटन प्रेस करोगे, लास्ट ऑप्शन सिस्टम इन्फो, उसके अंदर आपको डिवाइस इन्फो, उसके अंदर सीरियल नंबर मिल जाएगा। तो वहां से जो सीरियल नंबर होगा वही सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ये मैंडेटरी है सीरियल नंबर। उसके बाद फिर आईपी जो भी डिफाइन करना है आप आईपी डिफाइन कर सकते हो, जो भी आईपी आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर डिवाइस का लोकेशन का नाम आपको देना वो आप डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पर डायरेक्शन है, डिवाइस डायरेक्शन, ठीक है। इन डिवाइस, आउट डिवाइस, ऑल्टरनेट, है ना। तो सेपरेट अगर आप यूज कर रहे हो, इन डिवाइस के लिए सेपरेट डिवाइस है, आउट के लिए सेपरेट है, तो आप यहाँ अलग अलग डायरेक्शन सेलेक्ट करके कर सकते हो ऐड, इन के लिए इन, आउट के लिए आउट, है ना। ऑल्टरनेट मतलब सिंगल डिवाइस में आप यूज करना चाह रहे हो इन और आउट, है ना, तो ऑल्टरनेट बेस्ट है, आप यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट इन, सेकंड आउट, थर्ड इन, फोर्थ आउट, इस टाइप से आपका यूज हो जाएगा ऑल्टरनेट के केस में। और लास्ट है एक और सिस्टम डायरेक्शन इन एंड आउट, इसका मतलब कि जो डायरेक्शन हमारा डिवाइस से आएगा वही डायरेक्शन हमको सॉफ्टवेयर में देखना है ना। तो डिवाइस में आपने चेक इन किया तो डिवाइस में आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा ये, अगर सिंगल डिवाइस है तो चेक इन करने के बाद फिर पंच करना है, चेकआउट करने के बाद पंच करना है, और वही डायरेक्शन सॉफ्टवेयर में आना चाहिए, तो सिस्टम डायरेक्शन रखना है। या फिर सेपरेट सेपरेट अलग अलग डिवाइस है, इन के लिए आउट के लिए, तो भी आप सिस्टम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, है ना। वहाँ डायरेक्शन आप सेट कर सकते हो डिवाइस में, चेकआउट वाली डिवाइस या इन वाली डिवाइस, है ना, तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो जनरली हम अल्टरनेट इन एंड आउट मैक्सिमम यूज करते हैं, है ना। ये सेट किया। इसके बाद फिर एक और ऑप्शन है फेस डिवाइस। अगर ये आपका नॉर्मल फेस डिवाइस है, अगर फेस वाला डिवाइस है तो नॉर्मल सेलेक्ट करना है, एंड्रॉइड वाला डिवाइस है तो एंड्रॉइड सेलेक्ट करना है, फेस टेम्परेचर वाला डिवाइस है तो फेस टेम्परेचर सेलेक्ट करना है, और एक्सटर्नल टेम्परेचर है जैसे आपका TDM9 5, TDM9 5E, है ना, वो वाले अगर है, जैसे फेस यू फेस के साथ आपने कनेक्ट किया है या सिल्क बायो के साथ कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल टेम्परेचर आपको सिलेक्ट करना है। तो बस जनरली यही सेटिंग यहाँ पर की जाती है और उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका डिवाइस इस टाइप से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब डिवाइस ऐड होने के बाद डिवाइस किस टाइप से कम्युनिकेट करेगा, है ना, वो चीजें कैसे डिफाइन की जाएंगी, वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। तो डिवाइस में क्या पुश डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, तभी वो वेब सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो पुश डेटा टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे 3 टाइप्स का टेक्नोलॉजी आपको मिलेगा, लैन कनेक्शन के थ्रू, वाईफाई कनेक्शन के थ्रू, जीपीआरएस कनेक्शन के थ्रू, है ना। तो लैन कनेक्शन में क्या होगा आपका कि डिवाइस है लोकल लैन में कनेक्टेड है ना। तो लोकल लैन में डिवाइस कनेक्टेड है तो डिवाइस में ऑप्शन आपको मिलेगा ईथरनेट का। तो ईथरनेट ऑप्शन में आप लोकल आईपी डाल दोगे, आईपी सबनेट गेटवे, है ना। और एक और ऑप्शन आपको मिलेगा वहाँ एडीएमएस का, एडीएमएस मिलेगा या फिर क्लाउड सेटिंग मिलेगा आपको, है ना। तो ये दो ही ऑप्शन यहाँ पर परफॉर्म किए जाएंगे लैन के केस में। तो ये दोनों आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है। तो ईथरनेट पे आपने लोकल आईपी दे दिया और एडीएमएस या क्लाउड सेटिंग में आपने आईपी दे दिया आपके सर्वर का, अगर लोकल पीसी में है। इस कंप्यूटर ये कंप्यूटर और डिवाइस दोनों सेम नेटवर्क में है तो आप अपने कंप्यूटर का ही आईपी, क्योंकि एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर है ना, तो वही आईपी आप डिवाइस में कॉन्फ़िगर करोगे तो डिवाइस मेरा कम्युनिकेट करेगा ना। अगर मेरा डिवाइस डिफरेंट लोकेशन में है, सॉफ्टवेयर डिफरेंट लोकेशन में है, तो फिर मुझे वहां पर पब्लिक आईपी और पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ेगा। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग हमेशा एप्लीकेशन वाले पीसी में, पीसी के आईपी का होगा, जहां पर मेरा एप्लीकेशन सर्वर है उसी नेटवर्क में पोर्ट फॉरवर्डिंग होगा। और एक बार आपने पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया तो पोर्ट फॉरवर्ड कौन से आईपी पे करेंगे, पोर्ट फॉरवर्ड हमेशा आपका कंप्यूटर के आईपी जहां पर आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सर्वर वाले आईपी के करना है ना। तो एप्लीकेशन सर्वर वाले आईपी पे कौन सा पोर्ट जो मैंने एप्लीकेशन का दिया, जैसे जनरली हमने यहाँ पर 99 दिया है तो 99 पोर्ट यहाँ पर एनेबल कर लेंगे। फिर हमारा जो डिफरेंट लोकेशन में है वहां पर हम ईथरनेट में आईपी सबनेट गेटवे डाल देंगे, और क्लाउड सेटिंग या एडीएमएस में हम वहां पर पब्लिक आईपी हमारा एप्लीकेशन वाले नेटवर्क का पब्लिक आईपी पोर्ट नंबर कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो हमारा डिवाइस कम्युनिकेट करने लगेगा। सेकंड हमारा होता है वाईफाई। अगर मेरा डिवाइस वाईफाई वाले नेटवर्क में है तो वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन
हमको करना पड़ेगा, है ना। तो जो भी आपका वाईफाई टूल से आप कर सकते हो, या फिर आप वाईफाई जो भी आपका एसएसआईडी है वो आप डिवाइस से सिलेक्ट कर सकते हो। तो वाईफाई जब कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क, है ना। तो वायरलेस नेटवर्क में आपको जो भी आपके एसएसआईडी है, एसएसआईडी मतलब जो आपके राउटर, वाईफाई राउटर से आता है, तो आप टूल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो टूल के थ्रू आपको एक बार डिवाइस को लैन से कनेक्ट करना है ना। तो डिवाइस का आईपी डालना है और एसएसआईडी आपका, जो आपका एसएसआईडी रहेगा, है ना, वो एसएसआईडी आप देख सकते हो। तो एसएसआईडी आप जनरली इस टाइप से देख सकते हो। आपका लैपटॉप वगैरह अगर कनेक्टेड है तो वहां पर भी आपको एसएसआईडी मिल जाएगा, तो वो एसएसआईडी यहाँ पर डालिए, ठीक है। फिर वो आपका वाईफाई का पासवर्ड है वो, और वाईफाई वाला जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में जो भी फ्री आईपी आपको यूज करना है वो आप यहाँ पर डिफाइन करिए, है ना। इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो और वाईफाई सेटिंग सेट कर सकते हो। उसके बाद वाईफाई आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नल वगैरह वाईफाई किस टाइप से कॉन्फ़िगर हुआ ना, वो आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर वाईफाई, है ना। वाईफाई जैसे ही कनेक्ट होगा फिर आपको एडीएमएस में आपका लोकल में अगर वाईफाई से कर रहे हैं तो लोकल वाले पीसी का आईपी और पोर्ट नंबर जाएगा। क्लाउड सेटिंग में अगर आपका डिफरेंट नेटवर्क में है तो वहां पर पब्लिक आईपी पोर्ट नंबर जाएगा, बाकी वाईफाई का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। तो इस टाइप से आप वाईफाई नेटवर्क भी देख सकते हैं कि मेरा वाईफाई कनेक्टेड है कि नहीं है। तो इस टाइप से आपको शो करेगा वाईफाई मेरा कनेक्टेड दिखाएगा, है ना, वाईफाई में इस टाइप से आईपी लेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीपीआरएस। तो जीपीआरएस हम वहां पर कॉन्फ़िगर करेंगे जहां पर हमारे पास डिवाइस के लिए इंटरनेट नहीं है ना। तो जीपीआरएस उसी केस में ही काम करेगा ना जहां पर हमको इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो हम वहां पे जीपीआरएस में जाएंगे। तो जीपीआरएस के केस में आपके पास ऑप्शन होगा सेल्युलर डेटा नेटवर्क, जहां पर जीपीआरएस कॉन्फ़िगर। तो उसके लिए हम सिम कार्ड यूज करेंगे, सिम कार्ड कॉन्फ़िगर करेंगे, सिम कार्ड इंसर्ट करेंगे। तो अगर हम टूल से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो सेल्युलर डेटा नेटवर्क ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ पर टूल वाई जीपीआरएस टूल कॉन्फ़िगर करने के लिए हम ये ओपन करेंगे, एक बार डिवाइस को एक बार लाइन से कनेक्ट करेंगे, और जो भी आपका सिम कार्ड यूज कर रहे हैं ना, तो सिम कार्ड के लिए हम उसका एपीएन और डायल नंबर चाहिए होगा हमको ना। तो एपीएन आपका हर सिम कार्ड का अलग अलग एपीएन होता है। तो जनरली इस टाइप से एपीएन होते हैं, आप देख रहे होंगे एयरटेल का एयरटेल gprs.com, है ना। डायल नंबर हो गया एयरसेल, इस टाइप से अलग अलग कंपनीज के हैं यहाँ। तो वैसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो डिवाइस को लाइन से कनेक्ट कर लिया, ये डिवाइस का आईपी हो गया, ठीक है। एपीएन उसका डाल दिया, डायल नंबर डाल दिया, ये डिफॉल्ट रहेगा, और हार्टबीट सर्वर में 888 डीएनएस सर्वर का आईपी डाल दिया और सेट कर दिया ना। सेट करने के बाद सक्सेसफुल आएगा, उसके बाद फिर डिवाइस को आप लाइन से रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद फिर आप चेक करिए, और जीपीआरएस वाले डिवाइस में गेटवे आपको नहीं डालना है, इथरनेट में गेटवे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इस टाइप से देख सकते हो जीपीआरएस वाला डिवाइस कॉन्फ़िगर होगा तो यहाँ पर सिंबल भी आ जाएगा जी का, है ना। और सेलुलर डेटा नेटवर्क किस टाइप से कनेक्टेड है वो भी आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कनेक्टेड स्टेटस जीपीआरएस मॉडल ना। तो अलग अलग यहाँ पर डेटा सेंडिंग रिसीविंग भी दिखाएगा। तो इस टाइप से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं लोकल लैन में वाईफाई, है ना, जीपीआरएस बेस। फिर डिवाइस आपका यहाँ पर कम्युनिकेट करने लगे, जैसे डिवाइस कम्युनिकेट करेगा यहाँ डिवाइस ऑनलाइन आ जाएगा, डिवाइस ऑनलाइन हो जाएगा यहाँ पर। डिवाइस ऑनलाइन आने के बाद फिर हमारा मेन है कि डिवाइस से डेटा, है ना। तो डिवाइस जब भी हमारा डिवाइस फर्स्ट टाइम करते हैं तो एक बार यहाँ पर डिवाइस से रिलेटेड कमांड्स हैं, ठीक है। कमांड्स में आप देखेंगे रीसेट ट्रांजेक्शन स्टैम्प, रीसेट ओपी स्टैम्प। बेटर एक बार आप वन टाइम में रीसेट ट्रांजेक्शन कर दीजिए, है ना। तो जो भी डिवाइस के अंदर का ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, ये वन टाइम का प्रोसेस है। वैसे ही ओपी स्टैम्प ट्रांजेक्शन जो अटेंडेंस डेटा होता है वो लेने के लिए होता है। ओपी स्टैम्प जो आपका टेम्पलेट डेटा, टेम्पलेट डेटा मतलब फिंगरप्रिंट हो गया, कार्ड हो गया, फेस हो गया, है ना, पासवर्ड हो गया, ये सारे ओपी स्टैम्प में आते हैं। तो ये जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे, है ना, एग्जीक्यूट करने के बाद, सॉरी, जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के बाद डिवाइस कमांड्स में यहाँ पर वो कमांड स्टेटस आएगा, है ना, कि वो कमांड जो हमने दिया है डिवाइस को वो सक्सेस है, फेल्यूर है, पेंडिंग है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हमने क्या क्या किया है ना। इसके अलावा और भी कमांड्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। रीस्टार्ट डिवाइस, डिवाइस को रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड यूजर टू डिवाइस, यहाँ से पर्टिकुलर डिवाइस में यूजर डेटा अपलोड करने के लिए है, तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके, है ना, क्या क्या अपलोड करना है, कार्ड, पासवर्ड, है ना, यूजर पे फिंगरप्रिंट, है ना, ये सारी चीजें आप सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा और भी कमांड्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से डिलीट यूजर फ्रॉम द डिवाइस, है ना। तो यूजर को डिलीट भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस जैसे आपने अपलोड किया था वैसे डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। जो भी यूजर उसको डिलीट करना है यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए,
है ना। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट होगा कि इसको सिलेक्ट किया, डिलीट, सपोज मैंने ये किया है, कमांड एडिट सक्सेसफुली, फिर डिवाइस कमांड में जाकर मैं देख सकता हूँ, तो यहाँ स्टेटस मुझे पता चलेगा। और भी इसके अलावा है ब्लॉक यूजर फ्रॉम द डिवाइस अनब्लॉक, है ना। तो ब्लॉक भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर डिवाइस से इस पर्टिकुलर यूजर को आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ से, ओके। और किस यूजर को, यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स यहाँ पर आएंगे तो मल्टीपल यूजर सिलेक्ट करके आप ब्लॉक कर सकते हो। वैसे ही अनब्लॉक भी कर सकते हैं आप, ये अनब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एनरोल यूजर एपी, अगर रिमोट लोकेशन में आपको फिंगरप्रिंट एनरोल करना है वाया सॉफ्टवेयर कि आपका सपोज डिवाइस में एडमिन वगैरह है और वो है नहीं, और आपको थ्रू सॉफ्टवेयर ही एनरोल करना है, तो अब यहाँ से आप कमांड दे सकते हो, एनरोल यूजर एपी, किस डिवाइस में करना है, डिवाइस ऑनलाइन होना चाहिए और वो पर्सन आपके डिवाइस के सामने होना चाहिए, है ना। जैसे ही आप यहाँ से एग्जीक्यूट करोगे, है ना, कौन सा आईडी देना है आपको, आईडी नंबर आप डाल दो, है ना। और इंडेक्स है, जैसे आपका इंडेक्स जब एनरोल करने जाते हो आप डिवाइस में, फिंगर प्रेस करने जाते हो 3 टाइम, तो वहां पर 0 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक होता है। तो जो भी इंडेक्स में आपको एनरोल करना वो करिए, ओवरराइड भी कर सकते हो ऑलरेडी अगर एनरोल है, ओके करिए, है ना। तो कमांड यहाँ पर आपका एग्जीक्यूट होगा और डिवाइस में वहां पर पॉपअप आएगा, तो आपको ओनली फिंगर वहां पर 3 टाइम्स प्रेस करना है। जैसे आपने फिंगर प्रेस किया, आपका यूजर एनरोल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप डिवाइस कमांड के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिवाइस लॉक्स है ना। तो यहाँ पर डिवाइस लॉक्स में आप डिवाइस लॉक्स, जो डिवाइस से रिलेटेड लॉक्स है ना, जो एम्प्लॉय पंच करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। मैनुअल पंचेस, अगर आपको मैनुअल एंट्री वगैरह करना तो यहाँ से आप मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर एम्प्लॉय का किस डेट में, कौन से टाइमिंग में, है ना। इस टाइप से आप मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं, इन और आउट के अगेंस्ट में कर सकते हैं, इन किया आउट भी कर सकते हो यहाँ से। ये ये मैनुअल पंच इस टाइप से, मैनुअल पंच के समय काम आएगा जब सपोज आपका एम्प्लॉय को पंच वगैरह भूल जाता है, तो समय इन पंच या आउट पंच वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ये चीजें यहाँ से कर सकते हैं, डिवाइस कमांड में डिवाइस कमांड से रिलेटेड देख सकते हैं। इसके अलावा है आपका अपलोड यूजर टू मल्टीपल डिवाइस, अभी हम यहाँ पर कर रहे थे सिंगल डिवाइस में अपलोड कर रहे थे, वैसे यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है अपलोड के लिए, मल्टीपल डिवाइस, मल्टीपल यूजर्स यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, मल्टीपल डिवाइस सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड एक साथ कर सकते हैं। वैसे ही डिलीट का भी कर सकते हैं, डिलीट यूजर फॉर मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल यूजर मल्टीपल डिवाइसेस वो आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉय मास्टर का, डिवाइस मैनेजमेंट। इसके बाद फिर हम मास्टर्स में जाते हैं। मास्टर में आप कंपनी यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं कंपनीज वगैरह, एडिट कर सकते हैं, है ना, अलग अलग कंपनी बना सकते हैं। उसका डिपार्टमेंट बनाना तो आप डिपार्टमेंट भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मास्टर सेटिंग। तो मास्टर सेटिंग में आप यहाँ पर देख रहे होगे एम्प्लॉय कोड इन इन डिवाइसेस सेम, है ना। ये ऑप्शन उसलिए परफॉर्म किया जाता है कि सपोज आपका एम्प्लॉय कोड और डिवाइस कोड दोनों सेम है, तो ये चेक रहेगा, है ना। अगर आपको एम्प्लॉय कोड डिफरेंट रखना है, डिवाइस कोड डिफरेंट रखना है, तो आप इसको अनचेक करेंगे, अनचेक करके सेव करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सपोज आप डिवाइस में जो यूजर है, ठीक है, 1 नंबर का यूजर डिवाइस से आया है, ठीक है, और एम्प्लॉय कोड आपको अल्फा न्यूमेरिक यूज करना है ना। तो इस टाइप से आप, है ना, तो मेरा एम्प्लॉय कोड टेक 1 हो जाएगा, डिवाइस कोड मेरा 1 हो जाएगा, तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये अनचेक करना पड़ेगा। फिक्स शिफ्ट, अगर आप फिक्स शिफ्ट यूज करना चाहते हैं कि आपका फिक्स शिफ्ट मतलब सिंगल ही शिफ्ट रहेगा, सिंगल शिफ्ट के बेस में आपका वर्क करेगा, है ना। सेव करिए और लॉग इन करिए, ये तो आपका फिक्स शिफ्ट रहेगा, फिक्स शिफ्ट रहेगा, तो यही शिफ्ट आपका वर्क करेगा फिर, एक सिंगल शिफ्ट, ठीक है। अगर आप मल्टीपल शिफ्ट यूज करना चाहें तो इसको अनचेक कर दीजिए, सेव करिए, लॉग इन करिए एक बार। और भी ऑप्शन, अटेंडेंस ईयर कब से स्टार्ट होगा, यहाँ से आप कर सकते हो। मिनिमम डिफरेंस बिटवीन 2 पंचेस, आपके अगर 5 मिनट्स के अंदर मल्टीपल पंचेस हो जाते हैं तो उसको मैनेज करना है आपको कि वो सिंगल पंच ही कंसिडर करे सॉफ्टवेयर में, तो उस भी आप यहाँ पर जितना भी आप मिनट्स यहाँ रखोगे वो 1 पंच ही कंसिडर करेगा डिवाइस में, अगर मल्टीपल भी होते हैं वहाँ 5 मिनट्स के अंदर। जैसे कभी कभी हो जाता है कि एम्प्लॉय 2 to 3 टाइम्स कर देते हैं, लेकिन आपको एक ही कंसिडर करना है, तो आप ये सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हो, डिवाइस में भी सेट कर सकते हो। पंच बिगिन ड्यूरेशन, जो भी आपका अगर फिफ्थ शिफ्ट है ना, और उसके पहले भी अगर एम्प्लॉय आता है तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। हम शिफ्ट जब कॉन्फ़िगर करेंगे उस समय भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद फिर आपका है शिफ्ट डिटेल, है ना। तो अगर आपके मल्टीपल शिफ्ट है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, मल्टीपल शिफ्ट भी ऐड कर सकते हो, जैसे नाइट का शिफ्ट है, डे का शिफ्ट है ना, यहाँ से अलग अलग शिफ्ट आप
बना सकते हैं ना। तो जो भी टाइमिंग आप 24 आवर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट करोगे ना, इस टाइप से आप सेट कर सकते हो। इन बिटवीन अगर ब्रेक है तो यहाँ पर ब्रेक डिफाइन कर दो, है ना, 2 ब्रेक आप दे सकते हो। डिफाइन करना है ब्रेक, यहाँ डिफाइन कर सकते हो। और उसके बाद फिर ऑप्शन है फ्लेक्सी, इस फ्लेक्सी शिफ्ट, है ना। इस फ्लेक्सी शिफ्ट है, ये ओनली डे के केस में आपका वर्क करेगा। अभी नॉर्मली एक नाइट शिफ्ट बनाया मैंने, ठीक है, तो ये मेरा जनरल शिफ्ट है। तो फ्लेक्सी शिफ्ट में क्या होगा, जैसे मैंने फ्लेक्सी किया, ठीक है, तो मेरा ये यहाँ पर ड्यूरेशन, यहाँ पर हमको ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। तो फ्लेक्सी ओनली डे के केस में काम करेगा। तो डे हमारा स्टार्ट होगा 0001 से लेके 23:59। तो इस टाइमिंग में के बीच में ही हम फ्लेक्सी यूज कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी उस केस में यूज किया जाता है जैसे मेरा एम्प्लॉय कभी भी आता है कभी भी जाता है, ओनली फॉर डे के केस में ना। क्या अभी एम्प्लॉय सपोज 8 घंटे उसका वर्क ड्यूरेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद भी अगर रुकता है तो ओटी में कंसिडर हो, है ना। तो 8 घंटे का भी हो सकता है, चाहे वो मॉर्निंग 7 बजे आके कर ले, 8 बजे आके कर ले, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, डे के अकॉर्डिंग उसी दिन अगर करता है तो फ्लेक्सी शिफ्ट आप बना सकते हो। तो ये आपने बना दिया फ्लेक्सी, और यहाँ पर ड्यूरेशन डाल दिया कितने घंटे का है। तो जैसे मैंने 9:30 टू 18:30 रखा, 9 घंटे का। ये 9 घंटे का कोई भी टाइमिंग आप डाल सकते हो, 10 से डाल सकते हो, 11 से डाल सकते हो। एम्प्लॉय कभी भी आए, 7 बजे भी आए, 8 बजे भी आए, उससे उसको ओनली 8 घंटे वर्क ड्यूरेशन कंप्लीट करना है, तब फ्लेक्सी काम करेगा। आपको आपको नॉर्मल शिफ्ट बनाना है तो इसको अनचेक करिए ना। तो अनचेक करेंगे तो यहाँ टाइमिंग डाल दिया, पंच बिगन बिफोर, पंच एंड आफ्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। पंच बिगन बिफोर का मतलब होता है जो भी आपका शिफ्ट है, जैसे 9:30 है और शिफ्ट इसके पहले एम्प्लॉय, इस शिफ्ट के पहले भी एम्प्लॉय आ सकते हैं, हो सकता है 5 मिनट पहले आ जाए, कोई 1 घंटे पहले आ जाए। तो जितनी देर पहले आ सकता है उतना टाइम यहाँ पर डाल के रखना है। तो सपोज मैंने यहाँ 1:20 रखा, मतलब 2 घंटे पहले, मतलब मेरा शिफ्ट स्टार्ट हो गया 7:30 से। वैसे एंड आफ्टर शिफ्ट खत्म होने के कितने देर बाद तक जा सकता है, 4 घंटे, 5 घंटे, मैंने 4 घंटे रख दिया, है ना। तो 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 रात में, तब तक वो ओटी करना है या एक्स्ट्रा काम करना है वो कर सकता है। और ये टोटल मिला के शिफ्ट आप 24 आवर्स तक का बना सकते हो। मतलब 9 घंटे का ये हो गया, 2 घंटे ये हो गए, 4 घंटे ये हो गए, तो 9 और 2 11 और 4 15 घंटे का। आप इसको एक्सटेंड 24 आवर्स तक का बना सकते हो। ये तो आप इसको एक्सटेंड कर दो और बढ़ाना है, आपके एम्प्लॉय और पहले आते तो उतना टाइम यहाँ पर डाल दो आप, है ना। इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हो इस टाइप से। तो ये सब मिला के 24 रखना, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। ग्रेस टाइम है, ग्रेस टाइम में आप सपोज आपका एम्प्लॉय 9:30 के बाद आता है, ठीक है, आप कुछ 5 मिनट या 15 मिनट का ग्रेस टाइम देना चाहते हैं ताकि उसका लेट कंसिडर ना हो, तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। ऑन पार्सल डे, ये उस केस में यूज होगा सपोज किसी दिन आपका, जैसे अभी आपका 9 घंटे का वर्क ड्यूरेशन है, किसी एक दिन जैसे सैटरडे वगैरह किसी ऑफिस में ओनली 4 घंटे का वर्क ड्यूरेशन होता है या 6 घंटे का होता है, तो पार्सल डे के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप वो टाइमिंग डाल सकते हो कि मेरा उस दिन ओनली सैटरडे के दिन मेरा 4 बजे तक रहता है। तो उस टाइप से आप पार्सल डे यूज कर सकते हो। अगर नहीं है तो इसको अनचेक करिए और सेव कर दीजिए। तो इस टाइप से आप मल्टीपल शिफ्ट बना सकते हो। और भी आपको शिफ्ट बनाना है, नाइट का, डे का, आफ्टरनून का, यहाँ पर आप शिफ्ट बना सकते हो। शिफ्ट बनाने के बाद एम्प्लॉय शिफ्ट, एम्प्लॉय शिफ्ट ये है, आप असाइन कर सकते हो ना। यहाँ से आप एम्प्लॉय को कि ये एम्प्लॉय मेरा इसी शिफ्ट में आता है, तो उसको कब से कब तक, किस डेट से किस डेट तक और कौन सा शिफ्ट देना है, तो आप यहाँ से असाइन कर सकते हो कि ये नाइट शिफ्ट का है या डे शिफ्ट का है। तो ये परमानेंट उसके लिए हो जाएगा, ये एम्प्लॉय वही शिफ्ट में आएगा। तो यहाँ से आप असाइन कर सकते हो उसको, ये एम्प्लॉय शिफ्ट में जाके। अब पूरे डिपार्टमेंट को करना है तो आप डिपार्टमेंट शिफ्ट में जाके कर सकते हैं। यहाँ से पर्टिकुलर, है ना, कौन सा डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कौन सा शिफ्ट सेलेक्ट करना वो शिफ्ट सेलेक्ट कर लो, फ्रॉम डेट टू डेट डाल के सेव कर दो, तो वो डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट को शिफ्ट असाइन हो जाएगा। इसके अलावा और भी ऑप्शन है शिफ्ट कैलेंडर का, आप कैलेंडर के अकॉर्डिंग बना सकते हो। यहाँ से एक कैलेंडर मैंने बना लिया, उसके बाद इसको शेड्यूल कर दिया ना। शेड्यूल करके यहाँ से असाइन शिफ्ट, यहाँ से असाइन कर सकता हूँ किस किस दिन मुझे शिफ्ट असाइन करना है ना। आगे का भी कर सकता हूँ मैं इस टाइप से, है ना, कैलेंडर के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर जब मैं एम्प्लॉय को असाइन करूंगा तो यहाँ कैलेंडर असाइन कर दूंगा, जहाँ शिफ्ट करा था वहाँ शिफ्ट कैलेंडर असाइन कर दूंगा, तो यहाँ कैलेंडर आ जाएगा मेरा ऐसे। इसके बाद फिर है हमारा शिफ्ट रोस्टर। अगर मेरा शिफ्ट रोटेट होता है ना, तो रोस्टर भी आप बना सकते हैं ना। तो रोस्टर में अलग अलग है, डेली है, वीकली है, मंथली है। तो डेली में एवरी डे, है ना, कौन सा मेरा शिफ्ट रहेगा, फर्स्ट डे कौन सा रहेगा, सेकंड डे कौन सा रहेगा, थर्ड डे, तो ये डेली बना सकते हो। वीकली करना है तो वीक में मंडे को कौन सा रहेगा, ट्यूसडे को कौन सा रहेगा वो कर सकते हो। मंथली करना है तो मंथली में ना, फर्स्ट डे में कौन सा रहेगा, सेकंड डे में कौन सा रहेगा, ऐसा बना सकते हो। और ये रोस्टर कब से कब तक वैलिड रहेगा वो आप यहाँ डिसाइड कर सकते हो, फ्रॉम डेट टू डेट,
ना। वीकली ऑफ देना तो यहाँ से वीकली ऑफ भी दे सकते हो, ऐसे रोस्टर आप बना सकते हो। तो जहां अगर शिफ्ट आपका रोटेट होता है तो आपको रोस्टर बनाना है और वो रोस्टर एम्प्लॉय को असाइन करना है। एक होता है शिफ्ट ग्रुप। शिफ्ट ग्रुप हम उस केस में बनाते हैं, सपोज अभी हमने एम्प्लॉय को शिफ्ट असाइन ही नहीं किया ना, हमने एम्प्लॉय शिफ्ट से किया है। एक ऑप्शन और है यहाँ पर, एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल। यहाँ से भी हम एम्प्लॉय को शिफ्ट दे सकते हैं अलग अलग डे के अकॉर्डिंग, ऐसे ऐसे भी शिफ्ट असाइन कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर ये शिफ्ट असाइन हो जाएगा। अगर हमने शिफ्ट असाइन नहीं किया है, ठीक है, शिफ्ट असाइन नहीं करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा ऑटो शिफ्ट का। व्हेन नो शिफ्ट असाइन कंसीडर ऑटो शिफ्ट। तो ऑटो शिफ्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली शिफ्ट कंसीडर करेगा। तो जैसे भी मेरे ये शिफ्ट की टाइमिंग है 9:30 20, हो सकता है और भी शिफ्ट हो आपको, 10 बजे से हो, 11 बजे से हो, 12 बजे से हो ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम में ऑटोमेटिकली नियर बाई जो भी पंच होगा, जैसे सपोज मेरा शिफ्ट 9:30 एक और एक मेरा शिफ्ट 12 o'clock और मेरे एम्प्लॉय ने 11 o'clock पंच किया, तो नियर बाई जो शिफ्ट होगा 12 o'clock, वो 12 o'clock वाला शिफ्ट ले लेगा। 9 o'clock की टाइमिंग के अकॉर्डिंग नियर बाई अगर पंच करते तो 9:30 या 9 o'clock वाला शिफ्ट ले लेगा, तो वो ऑटो शिफ्ट में चलेगा। अगर आपने शिफ्ट असाइन कर दिया है तो उसके लिए फिक्स हो गया कि ये उसी शिफ्ट में वर्क करेगा। तो उस केस में ना आपका शिफ्ट कैलेंडर काम आएगा, ना रोस्टर काम आएगा, है ना एम्प्लॉय डिपार्टमेंट शिफ्ट आएगा ना। तो अगर असाइन किया तो असाइन में वो काम करेगा। और इसके अलावा आपका एक ग्रुप है, तो शिफ्ट ग्रुप आप बना सकते हो कि ऑटो शिफ्ट के केस में क्या होगा, सपोज आपके पास 10 शिफ्ट है, तो कभी एम्प्लॉय फर्स्ट वाले शिफ्ट में आता है, कभी सेकंड में आता है, कभी थर्ड में आता है, कभी फोर्थ में आता है। लेकिन आप वैसा नहीं चाहते, आप चाहते हो ओनली ये एम्प्लॉय फर्स्ट और 10th वाली शिफ्ट में ही आए, तो उसके लिए आप ग्रुप बनाओगे फिर। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला शिफ्ट को आप राइट साइड मूव करोगे ना, और जो भी 10th वाला है उसको भी राइट साइड मूव करोगे और ये ग्रुप उस एम्प्लॉय को असाइन कर दोगे। तो जो इस ग्रुप में जितनी शिफ्ट होंगी राइट साइड में, उसी शिफ्ट में ही ऑटो शिफ्ट चलेगा फिर। तो यहाँ पर आपने सपोज आपके पास 10 शिफ्ट है लेफ्ट साइड में, यहाँ 10 शिफ्ट है और यहाँ पर आपने 2 मूव किया है, तो ये 2 में ही ऑटो शिफ्ट चलेगा। तो वो ओनली वो 2 में ही ऑटोमेटिकली नियर बाई पंच के अकॉर्डिंग कंसिडर करेगा। अभी तक वो 10 में कर रहा था क्योंकि हमने शिफ्ट असाइन नहीं किया। ग्रुप बना देंगे और जितनी शिफ्ट रखेंगे उन्हीं शिफ्ट में फिर वो ऑटो शिफ्ट चलेगा। तो इस टाइप से भी आप ग्रुप बना के दे सकते हो उनको। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कैटेगरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये कैटेगरी। आप अलग अलग कैटेगरी बना सकते हो और एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हो। तो कैटेगरी में आपका सबसे पहले ओटी फॉर्मूला है, ओटी नॉट एप्लीकेबल। ओटी नहीं रहना है तो ओटी नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं आप। आउट पंच माइनस शिफ्ट एंड टाइम, मतलब शिफ्ट एंड होने के बाद जो एक्स्ट्रा काम करेगा वो ओटी में कंसिडर होगा। टोटल ड्यूरेशन माइनस शिफ्ट, इसका मतलब फर्स्ट पंच से लेके लास्ट पंच, जो उसने पहला पंच किया था और लास्ट किया था, वो दोनों टाइमिंग कंसिडर करेगा वहां से वहां तक, फर्स्ट पंच से लेके लास्ट तक। और जो भी शिफ्ट का आर्स है उसको माइनस कर देगा, वो ओटी कहलाएगा। लिखा है टोटल ड्यूरेशन माइनस शिफ्ट आर्स। द नेक्स्ट अर्ली प्रोसेस, जितनी देर पहले आया था शिफ्ट के और जितनी देर शिफ्ट के बाद गया था वो दोनों को ऐड कर देगा, ओटी कहलाएगा। तो जो भी सुटेबल फॉर्मूला आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप मिनिमम ओटी डिफाइन कर सकते हो, मैक्सिमम ओटी डिफाइन कर सकते हो कि मिनिमम इतना मिनट काम करेगा ओटी तभी वो कंसिडर हो उसके आगे का, वो डिफाइन कर सकते हो। और मैक्सिमम इतना ही कर सकता है कि आपने 2 घंटे रखा, कि मैंने 2 घंटे रख दिए और वो सपोज वो 4 घंटे तक रुका है तो 2 घंटे ही दिखाएगा ओटी, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये ग्रेस टाइम है, लेट के लिए ग्रेस टाइम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से भी, और अर्ली गोइंग के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर ऑप्शन है नेगलेक्ट लास्ट पंच फॉर मिस्ड आउट, है ना। अगर आपका एम्प्लॉय सिंगल पंच करता है तो आपको एब्सेंट चाहिए, या सिंगल पंच करता है तो आपको प्रेजेंट चाहिए, है ना। तो वो क्राइटेरिया सेट कर सकते हो कि सिंगल पंच में मुझे एब्सेंट चाहिए या सिंगल पंच में मुझे प्रेजेंट चाहिए, तो वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। वीकली ऑफ सेट कर सकते हो, वीकली ऑफ 1, वीकली ऑफ 2 आपको अगर रखना है तो। कंसिडर ओनली अर्ली कमिंग पंच, ये आपको चेक रखना है। कंसिडर ओनली लेट गोइंग पंच चेक रखना है, क्योंकि शिफ्ट के पहले और शिफ्ट के बाद के पंच को कंसिडर करना है, ये दोनों चेक रखिए। फिर इसके बाद ऑप्शन है आपका कंसिडर ओनली फर्स्ट एंड लास्ट पंच इन अटेंडेंस कैलकुलेशन। ये ऑप्शन उस केस में यूज होता है कि आपको ओनली फर्स्ट पहला पंच और लास्ट पंच कंसिडर करना है, इन बिटवीन जो भी पंचेस हमको उसको कंसिडर नहीं करना है। तो कैलकुलेशन आपका अटेंडेंस में उस टाइप से आएगा, पहला पंच और लास्ट पंच कर। अगर ये अनचेक रखते हैं, अनचेक रखेंगे तो ये उस केस में यूज करना है आपको। चेक रखेंगे तो पहला और लास्ट हो जाएगा आपका, है ना। अगर यहाँ पर कुछ टाइप का रिक्वायरमेंट रहता है कि नहीं मेरे एम्प्लॉय बीच में पंच करके बाहर जाते हैं फिर आते हैं, फिर पंच करके बाहर जाते हैं फिर आते हैं, है ना, तो जो बाहर का टाइम है वो हमको डिडक्ट करना है, तो उस केस में आपको इसको अनचेक रखना पड़ेगा। और पंच प्रॉपर होना चाहिए, इक्वल पंच, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, है ना, तभी वो काम करे। एक भी अगर पंच मिस हुआ तो फिर आपका कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगा। तो पंच अगर प्रॉपर है
तभी आप इस ऑप्शन को यूज करिए। तो उसमें क्या होगा, जितनी देर वो अंदर था वही टाइम कंसिडर होगा, जितनी देर बाहर था वो टाइम डिडक्ट हो जाएगा। और सभी को कंसिडर करना है तो आप चेक कर सकते हो यहाँ से। डिडक्ट ब्रेक फ्रॉम वर्क ड्यूरेशन, ये जो ब्रेक टाइम हमने डिफाइन किया, अगर वो डिडक्ट करना ओनली जो शिफ्ट में डिफाइन किए थे तो ये इसके लिए ऑप्शन है। नहीं रखना है तो अनचेक रखिए। उसके आगे और भी क्राइटेरिया है, जैसे कैलकुलेट हाफ डे, इतने मिनट से कम हो तो हाफ डे हो जाना चाहिए, इतने मिनट से कम हो तो एब्सेंट हो जाना चाहिए। वैसे ये पार्शियल डे के केस में है, जब आपका पार्शियल डे 6 घंटे 8 घंटे का रहता है, किसी दिन रहता है तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो, नहीं रहता अनचेक रखिए। मार्क वीकली ऑफ एन हॉलीडे एज एब्सेंट फॉर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले। अगर आपका वीकली ऑफ हॉलीडे है, सपोज आपका संडे को वीकली ऑफ है, सैटरडे हॉलीडे पड़ गया और एम्प्लॉय फ्राइडे को नहीं आया, तो फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन एब्सेंट कहलाएगा। इस टाइप से आप यूज कर सकते हो। वैसे सफिक्स मतलब आपका सैटरडे को हॉलीडे पड़ गया, संडे वीकली ऑफ था, मंडे को एम्प्लॉय नहीं आया, तो तीनों दिन सैटरडे संडे मंडे एब्सेंट कहलाएगा, वो भी यूज कर सकते हो। ये दोनों को कॉम्बिनेशन यूज करना है तो फ्राइडे को नहीं आया और मंडे को नहीं आया तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ये चारों दिन एब्सेंट कहलाएगा। तो अब ये वाला यूज कर सकते हो। तो अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन है, जो भी आपको सुटेबल हो आप दे सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद मार्क हाफ डे और फुल डे एब्सेंट व्हेन लेट फॉर 1 2 3 4 5, है ना। 3 डेज अगर वो लेट है तो हाफ डे डिडक्ट होना चाहिए, 4 डेज लेट है तो हाफ डे डिडक्ट होना चाहिए। इस टाइप से आप सेट कर सकते हो ना, अगर यूज करना है तो। इसके बाद फिर ऑप्शन मार्क हाफ डे लेट बाई, इतने मिनट अगर लेट होता है, जैसे मैंने रख दिया 30 मिनट लेट होता है, उसका हाफ डे डिडक्ट हो जाना चाहिए। वैसे ही अर्ली गोइंग, है ना, कि अगर वो 30 मिनट पहले चला गया तो उसका हाफ डे होना चाहिए। तो इस टाइप से आप ये भी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। अब ये सारे क्राइटेरिया हो सकता है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो, कि सर्विस वाले को हम ये उनको अर्ली गोइंग का परमिशन दे रहे हैं, उनका नहीं होना चाहिए तो ऐसे उसके लिए अलग कैटेगरी बना दिया, टेक्निकल वालों के लिए अलग बना दिया, सेल्स वालों के लिए अलग बना दिया, और वो कैटेगरी एम्प्लॉय को असाइन कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉय मास्टर में। तो एम्प्लॉय यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम डिफाइन कर सकते हैं आप, ना कंपनी बनाए तो कंपनी दे सकते हैं, डिपार्टमेंट बनाए तो डिपार्टमेंट दे सकते हैं। यहाँ से डेजिग्नेशन, टीम, ग्रेड, लोकेशन, है ना, एम्प्लॉयमेंट टाइप, कैटेगरी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो ना। हॉलीडे ग्रुप आप सेट कर सकते हो, हॉलीडे वगैरह आप ऐड करना है तो यहाँ से आप हॉलीडे बना सकते हो, पब्लिक हॉलीडे में जाके ऐड कर सकते हैं ना। जो भी हॉलीडे सभी के लिए एप्लीकेबल है ना। अगर किसी के लिए रिस्ट्रिक्ट करना है तो यहाँ से हॉलीडे ग्रुप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इस पर्टिकुलर हॉलीडे ग्रुप में वो हॉलीडे नहीं मिलेगा उनको, ठीक है। और सभी को रखना है तो इसको अनचेक कर दीजिए। इसके अलावा शिफ्ट ग्रुप अगर यूज कर रहे हैं, शिफ्ट ग्रुप बनाए हैं तो शिफ्ट ग्रुप यहाँ जाएगा, रोस्टर बनाए तो रोस्टर अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंफर्मेशन, है ना, यहाँ से वर्किंग रिजाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो, कार्ड नंबर आधार नंबर यहाँ से डाल सकते हो। एक्सपायरी स्टार्ट डेट, एक्सपायरी एंड डेट, ये ऑप्शन ओनली आपका डिवाइस में सपोर्ट करेगा, जैसे X90 iCloud यूफेस वगैरह में एक्सपायरेशन रूल का ऑप्शन होता है, ये उसके लिए यूज होता है। यहाँ से आप एक्सपायरेशन भी सेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐड टू ऑल डिवाइस में भी जैसे आप ऐड करोगे ऑटोमेटिकली सभी डिवाइस में ऐड हो जाएगा, अपलोड का कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा, डिलीट के लिए भी कर सकते हैं आप। तो ऐसे अपडेट कर सकते हैं एम्प्लॉय को और ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और आपको बल्क में, अगर ये तो 1 by 1 ऐड हुआ, अगर बल्क में ऐड करना है तो यूटिलिटी में ऑप्शन है इम्पोर्ट एम्प्लॉय डिटेल। इम्पोर्ट एम्प्लॉय डिटेल में यहाँ पर फाइल फॉर्मेट है, इस फाइल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको अपना डेटा रेडी करना है पहले, जैसे एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिवाइस कोड, कंपनी डिपार्टमेंट ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंफर्मेशन, ये सारी चीजें आपने फिल कर लिया और इसी फाइल को यहाँ से इंपोर्ट कर लिया तो पूरा बल्क में आपका एम्प्लॉय इंपोर्ट हो जाएगा। वैसे अदर डिटेल कर सकते हैं, अदर डिटेल में आपको अदर डिटेल में उसका एड्रेस हो जाएगा, हाँ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल, मेल आईडी, ये सारी चीजें आप डाल सकते हो और इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। वैसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एम्प्लॉय डिटेल, एक्सपोर्ट एम्प्लॉय अदर डिटेल ना। इसके बाद फिर हम बात करते हैं लीव टाइप्स। तो यहाँ पर आप अलग अलग लीव टाइप्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप लीव टाइप अपना खुद का लीव टाइप बना सकते हैं ना। बैलेंस ऐड कर सकते हैं, उसमें कितना हमको ईयरली बैलेंस देना है वो ऐड कर सकते हैं ना। और लीव एंट्री भी आप कर सकते हैं, यहाँ से एम्प्लॉय लीव एंट्रीज में जाके लीव यहाँ से असाइन कर सकते हैं, किस डेट में लीव लिया है, कौन सा फुल डे, हाफ डे, क्वार्टर डे, 1/4, इस टाइप से आप कौन सा लीव टाइप CLP LSL ये कर सकते हो। और वही चीज यहाँ पर दिखाया है, आप एक्सपोर्ट एम्प्लॉय लीव समरी एक्सपोर्ट कर सकते हो, लीव बैलेंस भी इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ से जो लीव टाइप आप बना रहे हो, लीव जो आप दे रहे हो, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, कि मैंने CL 10 दे दिया तो ये सभी को 10 दे देगा, PL 10 दिया सभी को 10 दे देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ एम्प्लॉय है उनको कुछ ही लीव दें, जैसे टेक्निकल वाले उनको 20 लीव मिलना चाहिए, सेल्स वाले उनको 30 लीव मिलना चाहिए, इस टाइप से। तो अलग अलग हो गया क्राइटेरिया। तो ये तो आप
अलग अलग लीव टाइप यहाँ पर बैलेंस ऐड करो या फिर एम्प्लॉय को अलग अलग दो, तो एम्प्लॉय को अलग अलग आप यहाँ से दे सकते हो लीव समरी में जाके। यहाँ से आप एक्चुअल बैलेंस एडिट कर सकते हो, और इसको मुझे 20 रखना है तो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए जो सीएल का बैलेंस हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, बाकी के लिए 10 रहेगा, ऐसा है। और इसी चीज को आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, अगर ये तो 1 by 1 हुआ, अगर आपको मल्टीपल बल्क में इंपोर्ट करना है तो यहाँ से इंपोर्ट लीव बैलेंस कर सकते हो, ये चीज है। और इसके अलावा यहाँ पर इंपोर्ट लॉग रिकॉर्ड है। सपोज कोई डिवाइस मेरा ऑफलाइन है, ठीक है, और अभी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा डिवाइस से, और मुझे डेटा चाहिए सॉफ्टवेयर में, तो आप पेन ड्राइव से डेटा ला सकते हो। जो पेन ड्राइव वाली फाइल है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, और कौन सी डिवाइस है वो सिलेक्ट कर लीजिए, वो पेन ड्राइव वाली फाइल, और इम्पोर्ट कर दीजिए, तो जो भी अटेंडेंस डेटा वो आपका सॉफ्टवेयर में इम्पोर्ट हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन है एम्प्लॉय आउटडोर एंट्रीज, तो आउटडोर एंट्रीज भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से, कि एम्प्लॉय मेरा आउटडोर में है, वो पंच नहीं कर सकता है, वहां पर डिवाइस वगैरह नहीं है ना, तो मैनुअल, एक तो मैनुअल एंट्री भी आप लगा सकते हो, मैनुअल पंच यहाँ से लगा सकते हो आप एम्प्लॉय मैनुअल पंच में जाके, या फिर आउटडोर एंट्री भी यहाँ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप मल्टीपल डेज में कर सकते हो, मल्टीपल टाइमिंग के अकॉर्डिंग, यहाँ पर बिगन टाइम 1, बिगन टाइम, एंड टाइम 1, है ना, यहाँ पर डाल के कौन सा एम्प्लॉय है असाइन कर दो, तो आपका आउटडोर असाइन हो जाएगा, तो उस दिन उसका फिर प्रेजेंट शो करने लगेगा, तो उस टाइप से आप आउटडोर कर सकते हो। अटेंडेंस लॉग चेक कर सकते हो, ओटी रजिस्टर चेक कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद फिर बात करते हैं हम एफटीपी अपलोड सेटिंग, है ना, तो एफटीपी अपलोड सेटिंग में आप पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, कि एक पर्टिकुलर मेरा फॉर्मेट है ना, जिसमें मुझे एम्प्लॉय कोड चाहिए, एम्प्लॉय डिवाइस कोड चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए, ये सारे जो पैरामीटर उनमें से ये चाहिए, और उस पर्टिकुलर एफटीपी लोकेशन में वो फाइल वहां पर हो सकता है, फाइल आपका टीएक्सटी हो, ठीक है, एक्सएलएस हो, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए ना, तो जैसे आपने यहाँ पैरामीटर सेट किया, अपने एफटीपी सर्वर का क्रेडेंशियल यहाँ पर दिया, आपका एफटीपी सर्वर का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, है ना, फोल्डर नेम, पोर्ट नंबर, और कौन से टाइमिंग में फाइल बनना चाहिए, तो उस टाइमिंग में ऑटोमेटिकली वो फाइल उस पाथ में बनने लगेगा, टेक्स्ट फाइल हो गया, एक्सएलएस फाइल हो गया, सीएसवी फाइल हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट। तो ये भी एफटीपी में, ताकि वो ईआरपी इंटीग्रेशन में यूज कर सके उस फाइल को, है ना, एचआरएमएस में यूज कर सके, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में यूज कर सके, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है एफटीपी का। इसके अलावा और भी एक और ऑप्शन है मास्टर स्लेव ना, तो मास्टर स्लेव का ऑप्शन वहां पर परफॉर्म करेंगे आप जहां पर सपोज आपके मल्टीपल डिवाइसेस हैं और सभी डिवाइस में आप एनरोल नहीं करना चाहते, आपने एक मास्टर डिवाइस बना लिया, उसमें पूरा डेटा एनरोल कर दिया, आपका जो भी डेटा है वो एनरोल कर दिया, जैसे सपोज मैंने ये मेरा मास्टर डिवाइस मैंने ऐड कर लिया, तो मेरा मास्टर डिवाइस ऐड हो गया, तो इस डिवाइस में मेरे पूरे एनरोलमेंट होंगे ना, एनरोलमेंट होगा। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर देखूंगा व्यू स्लेव डिवाइसेस, तो यहाँ से मैंने स्लेव ऐड कर दिया उसका, यहाँ से आप मल्टीपल स्लेव ऐड कर सकते हो, एक मास्टर डिवाइस के अगेंस्ट में मल्टीपल स्लेव, जैसे ये स्लेव ऐड है, तो इसमें होगा क्या कि इस डिवाइस में एनरोलमेंट होगा मेरा, ये टीडी वाला डिवाइस में एनरोलमेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली इस डिवाइस में मेरा डेटा अपलोड होगा, अपलोड कमांड ट्रिगर होगा, और ऑटोमेटिकली इन ये डिवाइस में भी कमांड जाएंगे, और वो यूजर उन डिवाइस में एनरोल हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपने एक ही डिवाइस में एनरोल किया, बाकी सभी डिवाइस में ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो ऐसे आप अलग अलग मास्टर बना सकते हो, अलग अलग उनके स्लेव बना सकते हो, तो एक डिवाइस का डेटा ऑटोमेटिकली दूसरे में चला जाएगा, ऐसा भी आप कर सकते हो। इसके बाद फिर ऑप्शन है आपका पैरेलल डेटाबेस एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट अटेंडेंस लॉग, ये दो ऑप्शन है जो इंपॉर्टेंट है ना। पैरेलल डेटाबेस एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आपको रॉ डेटा, जो डिवाइस के अंदर का रॉ डेटा होता है, जो आप ईआरपी इंटीग्रेशन के लिए यूज कर सकते हो, ये सिंगल टेबल में आपको डेटा चाहिए वो उसके लिए यूज कर सकते हो, है ना, एचआरएमएस के लिए यूज कर सकते हो, पेरोल के लिए यूज कर सकते हो, ये रॉ डेटा होता है जो थर्ड पार्टी जो भी एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कर रहे हैं। तो उसमें अलग अलग डेटाबेस है, एमएस एसक्यूएल है, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है ना, उसके अकॉर्डिंग क्रेडेंशियल सेट करके ये पैरामीटर ले सकते हो, एम्प्लॉय कोड हो सकता है, लॉग डेट हो सकता है, लॉग टाइम, सेपरेट डेट, सेपरेट टाइम, डायरेक्शन, सीरियल नंबर सॉरी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और जो भी डेटाबेस सर्वर है और जो भी टेबल्स है ना, जो भी टेबल आप बनाएंगे, तो वहां पर आप मैप कर सकते हो। जैसे आप मैप करोगे, टेस्ट कनेक्शन सेव किया, और जैसे हम इस डिवाइस से डेटा आएगा, जैसे डिवाइस से डेटा आएगा तो पैरेलली इस पैरेलल डेटाबेस वाली टेबल में भी डेटा इंसर्ट होगा, तो आपका इस यहाँ वाले सॉफ्टवेयर में भी डेटा आ गया ईटम टेक्लाइट में, और आपका एचआरएमएस के लिए जो भी टेबल आपने बनाया है उस टेबल में भी डेटा चला गया, वहां से फिर आप प्रोसेस कर लीजिए, ईआरपी में ले जा लीजिए, एचआरएमएस में ले जा लीजिए, पेरोल में ले जा लीजिए, प्रोसेस कर सकते हो रॉ डेटा के लिए। तो वैसे ही एक और ऑप्शन है अटेंडेंस लॉग,
ये होता है प्रोसेस डेटा में। तो प्रोसेस डेटा में अलग अलग ऑप्शन होते हैं, अटेंडेंस डेट, एम्प्लॉय कोड, कंपनी डिफाइन, ये प्रोसेस डेटा का फील्ड है ना। तो प्रोसेस डेटा, तो यहाँ पर भी सेम क्रेडेंशियल आपका डेटाबेस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर सर्वर क्रेडेंशियल हो जाएगा, कौन सा टेबल है ना, उस टेबल में क्या क्या फील्ड्स हैं, कि आपको ओनली अटेंडेंस डेट चाहिए, एम्प्लॉय का कोड चाहिए, नेम चाहिए, इन टाइम चाहिए, इन डेट चाहिए, आउट टाइम चाहिए, आउट डेट चाहिए। तो ऐसे चार पांच ऐसे जो भी फील्ड्स आपको यूज करना है अटेंडेंस प्रोसेस डेटा के लिए। तो जैसे आपने यहाँ से सेटिंग की है, सेटिंग करने के बाद प्रोसेस डेटा के लिए हमेशा आपको एक बार रिकैलकुलेट करना है। तो जब भी आप रिकैलकुलेट करोगे, तो रिकैलकुलेट का ऑप्शन है, रिकैलकुलेट अटेंडेंस। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट किया कौन सी डेट से कौन सी डेट का करना है ना। तो यहाँ से प्रोसेस जैसे कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, सक्सेसफुल हो गया, जैसे कैलकुलेशन स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी आपने अटेंडेंस लॉग का क्रेडेंशियल यहाँ पर सेट किया है, तो उस टेबल में वो डेटा चला जाएगा। तो जितने बार आप रिकैलकुलेट करोगे उतने बार वो डेटा अपडेट करते जाएगा वहां पर। तो इस टाइप से आप प्रोसेस डेटा भी ले सकते हैं और डेटा भी ले सकते हैं। यहाँ पर दोनों प्रोविजन है। इसके बाद फिर है यहाँ पर मेल सेटिंग का ऑप्शन है। तो मेल सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मेल सेटिंग आपका काम आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे जनरेट मेमो का एक ऑप्शन है, जनरेट मेमो। तो जनरेट मेमो में आप ये नोटिफिकेशन है मेल में आप सेंड कर सकते हो, एब्सेंट, लेट कमिंग, मिस्ड आउट, है ना, हाफ डे है। तो सबसे पहले आपको मेल सेटिंग यहाँ कॉन्फ़िगर करना है, और एम्प्लॉय डिटेल में अलग अलग जो भी अदर डिटेल है वहां पर आपको मेल आईडी कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पर आप मेल आईडी दे सकते हो, यहाँ पर मेल आईडी इस टाइप से। ये बल्क में आपको इंपोर्ट करना है, अदर डिटेल इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट अप्लाई, तो वहाँ मेल आईडी डिफाइन कर सकते हो। तो उसके जब आप एक बार डेटा कैलकुलेट कर लोगे, तो यहाँ से आप एब्सेंट, जो भी एम्प्लॉय एब्सेंट है ना, वो सिलेक्ट करेंगे, सेंड मेमो, तो वो नोटिफिकेशन उनको चले जाएगा, ये जो नोटिफिकेशन है। वैसे ही लेट का, मिस का, हाफ डे का, उसके लिए मेल सेटिंग है। एक ऑप्शन और है यहाँ पर एसएमएस। ठीक है, तो एसएमएस भी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। जैसे जनरली आपको पंचेस के बिहाफ में एसएमएस जाना चाहिए, है ना। तो जो भी नंबर आप डिफाइन करोगे एम्प्लॉय मास्टर में, तो एम्प्लॉय मास्टर में अदर डिटेल में जो कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पर नंबर आप डिफाइन करोगे। ठीक है, तो एसएमएस के लिए आपको थर्ड पार्टी वेंडर से यूआरएल, एसएमएस यूआरएल लेना है, वो एसएमएस यूआरएल यहाँ कॉन्फ़िगर करना है। और जो भी टेम्पलेट है यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो, है ना। इनको आप छोड़ दो, ये डिफॉल्ट वाले पैरामीटर, इनको चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ पर आपको मेंशन करना है एम्प्लॉय, या फिर, है ना, तो एम्प्लॉय का कोड आ जाएगा, उसके बाद फिर हैज, पंच, या फिर नेम, नेम के बाद आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो पंच एट, है ना, यहाँ डेट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। इस टाइप से आप यहाँ पैरामीटर यूज कर सकते हो। और ये जो मैसेज सेंड होगा, एनेबल एसएमएस फॉर न्यू पंचेस रिसीव, है ना, ये सभी पंच के लिए हो जाएगा। ठीक है, ओनली फॉर सिंगल के लिए करना है तो सिंगल के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये पंचेस पे आप में। एब्सेंट के लिए अगर यूज करना है तो एब्सेंट के लिए हमको टाइमिंग सेट करना पड़ेगा कि इस टाइम से इस टाइम तक पहले हमारा डेटा कैलकुलेट होगा, है ना। तो जैसे मैंने रखा कि मेरा जो पंचेस हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं वो 10 बजे तक पंच कर देते हैं, तो मैं एक 10:30 से ये स्टार्ट कर देता हूँ ना। सभी ने पंचेस कर दिया और 10:30 में स्टार्ट कर दो इसको। 10:30 से सपोज अगर डेटा ज्यादा है तो मैं 11 o'clock तक ले लेता हूँ। कब से स्टार्ट करना है, तो एक दिन पीछे से इसको सिलेक्ट करना है। और जैसे मैं सेव करूंगा तो इस टाइमिंग में, जैसे ये टाइम आएगा, ऑटोमेटिकली मेरा रिकैलकुलेशन होगा। एक बार रिकैलकुलेट होगा ऑटोमेटिक, उसके बाद वो चेक करेगा स्टेटस के अकॉर्डिंग कि कौन सा एम्प्लॉय एब्सेंट है, फिर मैसेज ट्रिगर होगा। तो इस टाइप से आप एसएमएस सेटिंग भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर जो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स में सबसे पहले आपको डेटा रिकैलकुलेट करना है, फ्रॉम डेट टू डेट डाल के कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद फिर बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ, डेली रिपोर्ट्स है ना। तो डेली में बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, डेली डिटेल है, समरी है, इन आउट ड्यूरेशन है ना, सीएसवी एक्सपोर्ट है। और यहाँ पर आप फिल्टर, फ्रॉम डेट टू डेट डाल के फिल्टर भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग, लोकेशन, एम्प्लॉयमेंट टाइप, कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी का ही हमको देखना है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हमको देखना है, शिफ्ट के अकॉर्डिंग देखना है ना, एक्सेल, पीडीएफ, इमेज ना। और जनरेट पे क्लिक कीजिए तो आपका रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। वैसे मंथली भी है, मंथली में भी अलग अलग वैसे फिल्ट्रेशन है ना। मंथली में भी बहुत सारे ऑप्शन है ये ना, अलग समरी रिपोर्ट है, बेसिक वर्ड एडिशन है ना, अलग अलग रिपोर्ट है, बहुत सारे फॉर्मेट से आप जनरेट करके जो भी सुटेबल आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा और भी ईयरली समरी रिपोर्ट है, अटेंडेंस समरी रिपोर्ट है, लीव समरी रिपोर्ट है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स हैं कि आपको मैनुअली एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट अटेंडेंस, ये मैनुअली एक्सपोर्ट करने के लिए कि हमको अटेंडेंस डेट चाहिए, है ना, हमको कंपनी चाहिए, हमको इन टाइम चाहिए, हमको आउट टाइम चाहिए। इस टाइप से आप फॉर्मेट बना सकते हो और उसको फ्रॉम डेट टू डेट के अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हो। तो और वो फॉर्मेट आप
एक्सपोर्ट करके वहां पर आप यूज कर सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा डिवाइस लॉग भी रॉ डेटा के लिए भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा है आपका पेरोल फॉर्मेट से रिलेटेड भी है, यहाँ पर आप वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी ऑप्शन है, कस्टम मंथली स्टेटस रिपोर्ट है, मंथली लेट अराइवल रिपोर्ट है, मंथली आवर्स वाइज रिपोर्ट है, डेजिग्नेशन वाइज है, पंच रिपोर्ट बाय डेट टाइम है ना, डिवाइस लॉग काउंट रिपोर्ट है, मंथली ना, बहुत सारे फॉर्मेट्स आप निकाल सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है आपका, देखेंगे डैशबोर्ड में तो जो भी आपका टेम्परेचर बेस्ड डिवाइसेस हैं और रीडर्स हैं उनसे रिलेटेड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर से रिलेटेड है ना, तो ये करंट डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्प्ले करेगा डैशबोर्ड में। ठीक है, तो नॉर्मल काउंट में यहाँ पर दिख जाएगा आपको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, वेरीफाई मोड हो जाएगा, है ना, यूजर आईडी हो जाएगा, ये भी देख सकते हैं। या फिर रिपोर्ट निकालना तो लास्ट में आप देखेंगे कोविड-19 इन आउट लॉग्स, तो यहाँ से आप रिपोर्ट निकाल सकते हो, यहाँ पर उससे रिलेटेड रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर बात करते हैं हम पेरोल। तो बेसिक पेरोल यहाँ पर दिया गया है। तो बेसिक पेरोल में आपका क्या क्या रहेगा कि पेरोल फॉर्मूला है ना, तो अगर फॉर्मूला वगैरह आप यूज करना चाहते हैं, पीएफ का फॉर्मूला है ना, या फिर ईएसआईसी का फॉर्मूला, तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो फॉर्मूला। तो जनरली जो फॉर्मूला सेट होगा उस टाइप से होता है, जैसे मैं एलओपी का डाल रहा हूँ फॉर्मूला ना, तो बेसिक डिवाइडेड 30, जो भी मंथ है आपका उसके अकॉर्डिंग, 30 है तो 30, 31 है तो 31, एवरी मंथ के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो रहा है तो आपको यहाँ पर एक बार चेंज करना, वेरीफाई करना है, ओके करना है। तो ऐसे और भी फॉर्मूला है, पीएफ का फॉर्मूला आपको देना है यहाँ से, है ना। तो पीएफ का फॉर्मूला आप इस टाइप से दे सकते हो कि बेसिक का 10 डिवाइडेड 100, तो इस टाइप से फॉर्मूला सेट कर सकते हो, वेरीफाई, ओके, सेव। तो यहाँ पर आप एक बार वन टाइम आपने फॉर्मूला यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद फिर एम्प्लॉय सैलरी स्ट्रक्चर, यहाँ से आप इंपोर्ट भी कर सकते हो या ऐड भी कर सकते हो। यहाँ से आप ऐड कर सकते हो कि उसका मैंने यहाँ पर बेसिक डिफाइन किया, जैसे 10,000 उसका बेसिक है ना। तो जो जो मैंने फॉर्मूला सेट किया उसको मुझे चेक करना है, तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा जो जो फॉर्मूला मैंने सेट किया। तो यहाँ पर देखूंगा पेरोल फॉर्मूला में, यहाँ पर मैं फॉर्मूला सेट कर देता हूँ, बेसिक डिवाइडेड 30, वेरीफाई, ओके, सेव। सेव हो गया ये, एम्प्लॉय सैलरी स्ट्रक्चर ऐड किया, हाँ सैलरी डाल दिया उसका, ये चेक कर दिया। तो जैसे ही मैंने फॉर्मूला सेट किया तो ऑटोमेटिकली जो भी फॉर्मूला की वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा यहाँ जाएगा। और भी अगर आपने सेट किया तो यहाँ पर फॉर्मूला आप डालोगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा, उनका इनका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एचआरए का जाएगा, डीए का जाएगा। अब मैनुअल आपने रखा तो मैनुअल भी आप सेट कर सकते हो यहाँ से, इस टाइप से। ये बेसिक सॉफ्टवेयर, बेसिक पेरोल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कब से इफेक्टिव करना है वो आप सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर लोन डिटेल भी ऐड कर सकते हैं, लोन वगैरह अगर लिया तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो लोन डिटेल। उसके बाद फिर पे स्लिप रिकॉर्ड है ना। तो जब भी आप पे स्लिप रिकॉर्ड में जाते हैं तो सबसे पहले आपको मेन एप्लीकेशन यहाँ पर जो है यहाँ से रिकैलकुलेट करिए। यहाँ से जैसे आप रिकैलकुलेट स्टार्ट करोगे ये कंप्लीट हो जाएगा रिकैलकुलेशन, तो जो भी नंबर ऑफ प्रेजेंट एब्सेंट डेज वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको पे स्लिप रिकॉर्ड में जाके एक बार फिर से कैलकुलेट करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, रिकैलकुलेट। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर ऑफ प्रेजेंट एब्सेंट डेज के अकॉर्डिंग उसका एलओपी यहाँ कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ से रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर मंथली में ना, पे स्लिप से रिलेटेड है ना, आप रिपोर्ट निकाल सकते हो। रिम्बर्समेंट भी डिटेल ऐड कर सकते हैं, रिम्बर्स करना है आपको वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो बेसिक पेरोल से रिलेटेड यहाँ पर फीचर्स है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कैंटीन। तो कैंटीन से रिलेटेड है तो कैंटीन जैसे आप LP400 यूज करना चाहते हैं ना, या फिर नॉर्मल X90 या यूपीएस वाले डिवाइस का कैंटीन यूज करना चाहते हैं एक्सटर्नल प्रिंटर लगा के, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डिवाइस को यहाँ पर जब ऐड करेंगे आप, जैसे सपोज ये डिवाइस है मेरा, तो यहाँ पर हमको कैंटीन सेलेक्ट करना है, कैंटीन सेलेक्ट करके सेव करना है इसको। उसके बाद फिर कैंटीन आइटम्स आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर कैंटीन के जो भी आइटम्स है ना, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, है ना। एम्प्लॉय कितना उसमें देगा, एम्प्लॉयर कितना देगा, तो आप यहाँ से ऐड कर लो। उसके बाद फिर कैंटीन टाइमिंग्स है ना, कि किस टाइमिंग में आपका जैसे ब्रेकफास्ट है, कौन से टाइमिंग ब्रेकफास्ट होना चाहिए, डिनर कब होना चाहिए, लंच कब होना चाहिए, तो ऐसे अलग अलग टाइम ऐड कर सकते हो। और उन टाइमिंग के अकॉर्डिंग जब पंच होगा डिवाइस में, जब डेटा आएगा है ना, तो ये काउंटिंग यहाँ पर डिस्प्ले होगा, फिर आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल सकते हो, डेली समरी है ना, जो भी रिपोर्ट आपको निकालना है। इसके बाद फिर आपका है सिस्टम यूजर।
ठीक है, यहाँ से आप यूजर ऐड कर सकते हो, और भी आप यूजर बना सकते हो, और परमिशन यहाँ से सेट कर सकते हो। अलग अलग यूजर वाइज आप परमिशन की, हमको उस यूजर को ओनली व्यू का देना है परमिशन, यूजर को व्यू कर सके, है ना, अटेंडेंस रजिस्टर देख सके, है ना। तो इससे रिलेटेड परमिशन आप ऐड कर सकते हो। यहाँ यूजर नेम पासवर्ड दिया। और कंपनी वाइज लॉगिन बनाना है तो कंपनी वाइज लॉगिन का बेनिफिट आपको ये रहेगा कि सपोज आपके यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज है ना, तो आपके एम्प्लॉय मल्टीपल कंपनीज के मेन लॉगिन में पूरे एम्प्लॉय शो होगा। आप कंपनी वाइज लॉगिन बना लेंगे तो उसमें क्या रहेगा, जब यहाँ पर आप कंपनी को सिलेक्ट करोगे, पर्टिकुलर इस कंपनी को, और जो लॉगिन रहेगा जब वो उस कंपनी से लॉगिन करेगा तो उसको वही एम्प्लॉय शो करेंगे जो उस कंपनी के अंदर है। मीन्स आपके दो कंपनी, एक कंपनी में आपके 100 एम्प्लॉय, दूसरे कंपनी में आपके 50 एम्प्लॉय हैं, तो आपने दो लॉगिन बनाया, एक कंपनी के लिए और एक दूसरे कंपनी के लिए। और जब एम्प्लॉय को अलग अलग कंपनी में डिफाइन करके जब लॉगिन क्रिएट करोगे, और जब वो लॉगिन उस लॉगिन से लॉगिन सॉफ्टवेयर में लॉगिन करेगा, तो उस समय क्या होगा कि वही एम्प्लॉय शो करेंगे। जैसे आपके यहाँ पर एम्प्लॉयज में है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय है ना, तो यहाँ पर अब सबसे पहले आपको कंपनी अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने क्या है, अलग अलग एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग कंपनी यहाँ पर बना लिया, रेडी कर दिया। तो जो मेन लॉगिन अभी हमने जो किया ESSL, तो इसमें तो पूरे शो करेंगे, है ना। और जब लॉगिन हम बनाएंगे तो जिस कंपनी का प्रिविलेज सेट करेंगे उसी कंपनी के एम्प्लॉय दिखाई देंगे, उसी कंपनी के एम्प्लॉय का ही रिपोर्ट वो देख सकता है। तो इस टाइप से भी आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड करना है करंट, तो आप यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो जिससे लॉगिन है उसको। ऑडिट लॉग्स है ना, ऑडिट लॉग्स में आप सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें अभी किया गया उससे रिलेटेड यहाँ ऑडिट लॉग्स होगा, जो भी अपडेट डिलीट किए गए थे, हाँ, एक जनरल पर्पस के लिए ऑडिटिंग हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस भी आप ऑडिट लॉग्स में चेक कर सकते हैं जब हम एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस कॉन्फ़िगर करेंगे उस समय। तो ये सारी चीजें आप यहाँ एक सिंगल सॉफ्टवेयर से इजीली मैनेज कर सकते हैं, सिंगल सॉफ्टवेयर से इजीली मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, हमने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर कर लिया, एप्लीकेशन होस्ट कर लिया, एसक्यूएल डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर लिया, और आई थिंक मैंने यहाँ पर पूरी चीजें यहाँ पर कवर की है। लास्ट में लॉग ऑफ ऑप्शन है, इस टाइप से लॉग ऑफ कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को बाहर से अगर ओपन करना है तो आप यहाँ पर आपका पब्लिक आईपी आ जाएगा, और एप्लीकेशन का नेम पोर्ट नंबर के साथ आप बाहर से ओपन कर सकते हैं। एक बार पोर्ट फॉरवर्ड हो गया।